कुछ शब्द कागज पर बिखर जाते हैं, कुछ शब्द दिल में उतर जाते हैं। लेखनी जब ईमानदारी से होती है तो अफसाने लिखे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टुयोडो इंडिया न्यूज नेटवर्क पे। मैं राहुल राम द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम बतकही। आज जो मेहमान दोस्तों हमारे साथ हैं, उनकी जो कहानियां हैं वो बस कहानियां ही नहीं बल्कि इस समाज का दर्शन है, और अगर इससे आगे जाए तो युग दर्शन। आज हमारे साथ हैं सरस आजाद जी। नमस्कार, स्वागत है भाई आपका। थैंक यू राहुल भाई। तो सरस भाई, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने हमारा इनविटेशन स्वीकार किया, आप आए और पहली बार आप हमारे यहाँ आ रहे हैं। वैसे हमारी बातचीत पहले एक बार हो चुकी है जी। तो कहाँ से स्टार्ट करें? शुरुआत से शुरू करते हैं, है ना? बिल्कुल शुरू करते हैं। उससे पहले कि हम लोग आप अपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, आपके प्रोग्राम का जो शीर्षक है बतकही, ये बहुत पसंद आया जितने भी लोगों को। कल मैंने सोशल मीडिया पे पोस्टर शेयर किया जी, और कई लोगों के जो है इस पर कमेंट आए। कई लोगों ने मुझे कहा पर्सनली कि आपके प्रोग्राम का भैया जो जिसमें जा रहे हैं आप, उसका टाइटल बहुत अच्छा है, तो उसके लिए वाकई बहुत अच्छा टाइटल है। और वाइफ भी आज सुबह कह रही थी मुझसे आते से, मैं आ रहा था तो कहाँ जा रहे हो? बतकही में जा रहे हैं? बतकही में। अरे बहुत बहुत धन्यवाद उन सबको। सरस भाई, शुरुआत से चलिए शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, स्कूलिंग से स्टार्ट करते हैं। स्कूलिंग मेरी हुई है धानी खेड़ा, यहाँ से उन्नाव जनपद में ही। आप लोगों को गांव पता होगा, आप जानते हैं यहाँ के रहने वाले। धानी खेड़ा से मेरी हाई स्कूल तक एजुकेशन हुई है। उसके बाद वहाँ पर फर्स्ट ईयर इंटर के लिए अच्छे स्कूल्स नहीं थे, तो मेरे माता पिता का मन था कि अच्छी स्कूलिंग हम लोगों को मिले, मुझे और मेरे भाई को। इसके लिए शायद हर माँ बाप चाहते हैं, और वैसे ही मेरे माँ बाप भी चाहते थे कि अच्छी स्कूलिंग मिले। तो फिर उन्होंने एक ऐसा डिसीजन लिया जो शायद मुझे लगता है कि मैं भी उनकी जगह होता तो शायद इतनी आसानी से नहीं ले पाता ये डिसीजन, जितनी आसानी से उन लोगों ने ये निर्णय लिया। उन लोगों ने निर्णय लिया कि वहाँ खुद का मकान छोड़ करके उन्नाव आए। उन दोनों की जॉब वहीं पर थी। उसके बावजूद उन लोगों ने तय किया कि रोज 50-100 किलोमीटर अप डाउन करेंगे, लेकिन बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले, इसके लिए उन लोगों ने उन्नाव शहर शिफ्ट होना तय किया। और फिर मेरी 11वीं और 12वीं की पढ़ाई विवेकानंद इंटर कॉलेज मोतीनगर से। अच्छा, तो ये स्कूलिंग रही ऐसी। ग्रेजुएशन आपने कहाँ से करी? ग्रेजुएशन हमने किया भोपाल से, LNCT भोपाल RGP यूनिवर्सिटी से बीटेक किया मैंने। अच्छा, 2007 में पास किया। अच्छा जी। तो चलिए, ये तो हो गई आपकी शैक्षिक जर्नी जी। ये लेखनी कब से स्टार्ट करी आपने? ये कैसे चालू हुई? ये क्या इसकी प्रेरणा रही आपके? लेखनी, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है जी। मेरी मम्मी बताती है कई बार ये घटना कि जब पहली बार, बहुत छोटा था, तो बच्चे को जब मतलब स्कूल नहीं जाता था, तो पहली बार पिताजी शायद मेरे लिए पेंसिल और वो छोटी सी कॉपी लेकर के आए होंगे। और मम्मी कई बार मजाक करते हुए बताती हैं, बात मजे से बताती हैं कि मैंने पूरी कॉपी जब तक भरी नहीं तब तक मैंने कॉपी मम्मी को दी नहीं। अच्छा, लिखना नहीं आता था, ऑब्वियस सी बात है, तो कुछ ऐसी लाइनें खींचना या जो भी करना, तो ये इंसिडेंट बताती है मम्मी। और लिखने का शौक मुझे बचपन से रहा है। शौक कह लीजिए मजबूरी रही है। अच्छा, मजबूरी क्यों? लिखना मेरी मजबूरी इसलिए थी कि आज मैं आपके साथ यहाँ बैठे बात कर रहा हूँ। अगर हम आज से 20-25 साल पहले चले जाएं, हालांकि कई लोग इस दौरान मेरी उम्र का अंदाजा लगाने में लग गए होंगे, ठीक है, लेकिन अगर हम आज से 20-25 साल पहले जाएं तो मेरे लिए किसी से भी बात करना बड़ा कठिन था। और शायद ये हर इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चे के साथ होता है कि वो अपनी भावनाएं व्यक्त आसानी से नहीं कर पाते। मेरे साथ भी इस दिक्कत थी। और बाहर के लोगों को तो आप बात छोड़ दीजिए, जो कजिन्स होते हैं, जब कजिन्स भी कभी घर आ जाते थे तो उनसे बात करना और उनसे अपनी बातें बताना भी बड़ा मुश्किल था। तो मेरे लिए एक ही जरिया बचा था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरी मजबूरी थी कि मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करने का मैंने जो तरीका खोजा वो था लिखना। तो मेरे पास कई सारी डायरियां हुआ करती थी जिसमें मैं अपने मन की बातें, स्कूल में जो घटना घटी, मैं किसी को बताना चाहता था, लेकिन ऐसा कोई था नहीं मेरे पास। घर में ऐसा कोई नहीं था, बाहर ऐसा कोई मित्र, इतना गहरा मित्र नहीं था जिससे मैं अपनी हर बात कह सकूं। तो फिर मैं लिखना शुरू किया। तो वहां से लिखने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर स्कूल टाइम पे कुछ छोटी मोटी कहानियां लिखी थी, और अब यकीन नहीं मानोगे, कुछ एक कजिन्स को छोड़ करके मैंने वो कहानियां किसी को नहीं पढ़ाई कि मैंने कहानियां लिखी।
तो वहां से लिखने का मतलब मजबूरी कह लीजिए, फिर बाद में वो शौक भी बनता चला गया। अभी इस पर तो हम बात करेंगे आगे। जी जी। तो अच्छा, जब मैं आपके बारे में कुछ जानना चाहा, पढ़ा मैंने, तो मैंने देखा कि आपने जो भी अभी तक किताबें लिखी हैं, कहानियां लिखी हैं, हाँ, वो इंग्लिश में ही लिखी हैं। जी। इंग्लिश में क्यों? ये और बल्कि जब मैं जान रहा था आपके बारे में, हाँ, तो आप अपनी बात मुखरता से हिंदी में भी लिखते हैं, पर आप लिखते सोशल मीडिया में। जी। किताबें इंग्लिश में, ऐसा क्यों? देखिए, ये भी इसको मैं कोइंसिडेंस कहूंगा जी। ऐसा कोई प्लान नहीं था कि इंग्लिश में लिखना है। एक चीज तो आप भी राहुल भाई मानेंगे कि अंग्रेजी को लेकर एक बहुत फैसिनेशन हमारे पूरे समाज में, कहीं ना कहीं ये भावना बचपन से सब में भरी गई थी कि अंग्रेजी जो बोल रहा है वो सुपीरियर है। अच्छा। हालांकि ये गलत है, लेकिन ये नोशन आज भी समाज में है। अगर आप कोई भी जो है अंग्रेजी में बात करते हुए दिख जाए, तो एक चीज तो ठीक होती है कि इसकी पढ़ाई लिखाई किसी अच्छे स्कूल से हो रही, तभी वो अंग्रेजी में बात कर पा रहा है। बिल्कुल ठीक। अब एक बचपन की घटना मैं आपको बताता हूँ। जब हम लोग गाँव में रहते थे, अंग्रेजी मेरी उस समय अच्छी थी, लेकिन हम लोगों के लिए अंग्रेजी का मतलब था कि हिंदी में कुछ वाक्य आपको दिए जाएंगे, आपको उनको ट्रांसलेट करना है। एकेडमिक में हिंदी का मतलब, इंग्लिश का मतलब इतना ही था हमारे लिए कि अगर आप हिंदी के वाक्यों को ट्रांसलेट कर सकते हैं अंग्रेजी में, तो आपकी अंग्रेजी अच्छी। बिल्कुल ठीक। और इस काम में यही पढ़ाया जाता था, और इस काम में मैं माहिर। फिर एक बार हम लोग उन्नाव आए मम्मी के साथ, किसी के यहाँ आए थे, और उनके बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में, उन्नाव के किसी भी अच्छे स्कूल में पढ़ते रहे होंगे मेरे ख्याल से। मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि वो कहीं ना कहीं परिचय में है और अच्छी मित्रता भी है उनसे जी। तो लोग अंदाजा लगा रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी का भी यहाँ पर। तो जब मैं वहां पे आया, मैं बच्चा ही था, मेरे ख्याल से 6वीं या 7वीं में पढ़ रहा हूँ। तो भाई बहन थे जिनके घर हम लोग गए थे, आपस में बात कर रहे थे, और अचानक से मैंने आपस में दोनों झगड़ा कर रहे थे, कुछ ऐसी बात कर रहे थे, सॉरी और थैंक यू, ये दोनों, शट अप, ये 2-3 शब्द मैंने उनके मुंह से सुन लिए। और इनको सुन के मैं इतना घबरा गया कि हम लोग सुबह से शाम तक थे, लेकिन मेरी इतनी हिम्मत नहीं पड़ी उन बच्चों से जो कि मैं हम उम्र थे कि मैं उनसे बातचीत कर सकूं। तो इतना हवा अंग्रेजी का हुआ करता नहीं था उस वक्त। बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। तो अच्छा, ये जब आपने इंग्लिश में लिखना चालू किया एज ए राइटर, क्या क्या चुनौतियां रहती हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज रहती हैं? एक चुनौती के बारे में हम लोग बाद में आते हैं, पहले मैं बताना चाहता हूँ कि अंग्रेजी में लिखने का आइडिया कहाँ से आया। हाँ। तो जिस समय मैंने लिखना शुरू किया 2011 के आसपास की बात, उस समय अगर आप देखेंगे तो आजकल की डेट में तो आपको बहुत सारे हिंदी के लेखक मिल जाएंगे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सत्य व्यास जी उसमें से एक हैं, प्रकाश दुबे का नाम सब लोग जानते हैं, और भी बहुत सारे लेखक हैं जो हिंदी में अच्छा काम कर रहे हैं। नीलकंठ राम भी एक नाम है, और भी तमाम लोग हैं। लेकिन ये सब आए हैं 2014-15 के बाद की बात। बिल्कुल, उससे पहले एक वॉइड क्रिएट हो गया था, हिंदी में ना लिखा जा रहा था अच्छा, और ना ही पढ़ा जा रहा था अच्छा। और ये दौर था जब चेतन भगत अंग्रेजी में हिंदुस्तान को पढ़ना सिखा चुके थे। बिल्कुल, हम लोग उसमें इंजीनियरिंग कर रहे थे मेरे ख्याल से, और आपने देखा होगा उनमें से मैं भी एक हूँ, आप भी उनमें से एक हैं। तो चेतन भगत को ये क्रेडिट, आप कितना भी क्रिटिसाइज दुनिया करे चेतन भगत को, लेकिन एक क्रेडिट हमेशा चेतन भगत को जाएगा कि हिंदुस्तान को उन्होंने पढ़ना सिखाया, वापस पढ़ना सिखाया। नॉवेल इंग्लिश में पढ़ना वापस सिखाया है, आसान अंग्रेजी भाषा। बिल्कुल। वरना सिर्फ एक एलीट क्लास था जो अंग्रेजी की किताबें पहले पढ़ पाता। बिल्कुल। एक और उनकी मजे की बात है कि चेतन भगत की किताबें स्लम में आज भी पढ़ी जाती है। हाँ, बिल्कुल। स्लम एरिया के लोग क्यों पढ़ पाए? क्योंकि इतनी आसान अंग्रेजी। तो मैंने उसी दौर में लिखना शुरू किया, उसमें रविंदर सिंह मेरे ख्याल से फेमस हो चुके थे। तो मैंने सोचा कि अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ तो पाठक ही नहीं हिंदी में पढ़ने वाले। उस समय सिर्फ अंग्रेजी के लोग जो है पढ़ रहे थे। तो ये कारण था जहां से मुझे लिखा कि अगर मुझे लिखना है, अगर मैं कुछ लिखूंगा, तो मैं ऑब्वियसली बात चाहूंगा कि मेरा, अगर मैंने कोई माल बनाया है तो मैं अपने ग्राहकों तक पहुंचूं। तो ग्राहक मेरे थे अंग्रेजी वाले, तो वहां से सिलसिला शुरू हुआ मेरा अंग्रेजी में लिखने। डिफिकल्टीज चूंकि मैं खुद एक सारी पढ़ाई मेरी हिंदी मीडियम से हुई है, तो मेरे लिए एक चैलेंज ऐसा भी था कि अंग्रेजी में लिखना चैलेंज था। तो वहां से क्योंकि हम लोग ऐसी सोसाइटी को बिलोंग नहीं करते, हमारी नेटिव लैंग्वेज अंग्रेजी नहीं। बिल्कुल, हम आज भी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं आज भी हिंदी में सोचता हूँ फिर अंग्रेजी में कन्वर्ट करता हूँ, लिखते समय भी यही होता है। तो इससे बड़ा चैलेंज था कि आप अच्छी अंग्रेजी कैसे लिखेंगे। तो हालांकि मैंने जो किताबें लिखी सारी आसान भाषा में ही है, नॉर्मल जिसको भी अंग्रेजी आती है वो पढ़ सकता है उसको, और वो लोग पढ़ते भी हैं। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था कि अंग्रेजी में लिखना है, तो आपको फिर जब आप किताब लिख रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए।
अच्छा, जब आप लिखते हैं, मान लीजिए आपने सोचा कि वो मुझे एक नॉवेल नया स्टार्ट करना है, अभी जैसे कि मैं दर्शकों को बता दूं कि अभी सरस भाई का एक नया नॉवेल आया है, द वाइट ब्लाउज, है ना, अभी बात करेंगे हम उस पर। तो जब आप कोई नॉवेल डिसाइड करते हैं कि हमको लिखना है, तो उसकी जो इंस्पिरेशन होती है वो कहाँ से आती है? सेल्फ होती है या आप समाज में देखते हैं या इमेजिनेशन होती है? मतलब किस तरह से आप उसको एज ए ड्राफ्ट कैसे करते हो आप? तो सबसे पहले तो मुझे मेरे दिमाग में जो मेरा थॉट प्रोसेस है लिखने का, तमाम लेखकों का अलग हो सकता है। मेरा जो प्रोसेस है, मैं सबसे पहले ये तय करता हूँ कि मुझे किस बारे में लिखना है। कहानी मेरे लिए सेकेंडरी चीज़ है, मेरे लिए एक टॉपिक ज़रूरी है, किस सब्जेक्ट पे आपको लिखना है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताऊँ, मेरी एक किताब है मैडली इन लव, हाँ, जो मेरी इससे वाइट ब्लाउज से पहले आई जी। उसके पीछे की कहानी है कि एक बार मैं ड्राइव करके कहीं जा रहा था और ओशो का एक डिस्कोर्स में सुन रहा था कार में जाते हुए। उस डिस्कोर्स में मीराबाई के ऊपर का डिस्कोर्स था। तो मीराबाई के बारे में शायद ही कोई हिंदुस्तान का बच्चा हो जो ना जानता हो मीराबाई, जो कृष्ण के लिए उनका प्रेम रहा है। और शायद वो पहली इंसान थी जिन्होंने भगवान में भी एक प्रेमी को देखा। और शायद यही कारण था कि समाज को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। आज हम पूजा करते हैं, लेकिन जब तक वो जिंदा थी तब तो उनको मारने के इतने जतन किए गए, किसी से छुपा नहीं। बिल्कुल, क्योंकि भगवान के अंदर कोई अपने प्रेमी को देख ले, ये समाज एक्सेप्ट तो नहीं कर सकता। तो उनका डिस्कोर्स ऐसा था मीराबाई के बारे में कि जो उनका लगाव था कृष्ण के लिए, वो डिस्कोर्स सुनकर के मेरे रोंगटे खड़े हुए वो शो को सुनने का। तो मुझे लगा कि यार ये सिर्फ एक सिंपल सी कहानी नहीं है कि किसी लड़की को भगवान से प्रेम हो गया और उन्हें एक प्रेमी के तौर पर देखा। ये उससे ज़्यादा कुछ है। उनके साथ इतना उनको मारने की तमाम सारी कोशिशें की गई। तो मैंने ये तय किया कि मुझे इस कहानी को आज के फॉर्मेट में पेश करना। तो मेरा सब्जेक्ट तैयार हो गया, मुझे इसके बारे में लिखना। अब उसके इर्द गिर्द फिर ताना बाना बुनना पड़ता है कि चलो ठीक है, गोरखपुर एक शहर है, वहां से दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए होती है वो कहानी किस शहर में सेटअप कर दी। अब देखें, मेरी हर कहानी एक अलग शहर में सेटअप होती है। घनश्याम शास्त्री एक मेरा डिटेक्टिव सीरीज है, उसमें अहमदाबाद का एक लड़का है, 26 साल का लड़का, तो अहमदाबाद की कहानी है। एक कहानी द लूजर्स मेरी पुणे शहर के ऊपर बेस्ड है। तो शहर इंपॉर्टेंट शहर तय कर लिया, क्योंकि शहर से कल्चर आता है। अब उन्नाव का अपने एक अलग कल्चर है। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ लोगों को कि उन्नाव में एक चीज जो गर्मजोशी एक शब्द होता है, यहाँ के लोगों में बहुत देखता हूँ, जो आपको किसी बड़े शहर में नहीं दिखेगा। इनफैक्ट आपको लखनऊ जैसे शहर में भी वो गर्मजोशी नहीं दिखेगी, वो बात नहीं होगी उन्नाव में दिखेगी। अभी छोटी सी घटना मैं पिछले पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, यहाँ बता देता हूँ मैं दर्शकों को कि मैं घर से निकला हूँ, जा रहा हूँ अपनी स्कूटी पे, और अचानक से मेरे कान में एक आवाज पड़ती है कि आइए भैया समोसा खा लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कई बार होता है ना कि अगर आपको कोई एड्रेस करे, भले ही आपका नाम ना ले, लेकिन आपको कहीं एहसास होता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है ये व्यक्ति मुझे ही बुला रहा है। तो मुझे भी एहसास हुआ कि शायद मुझे ही एड्रेस करके ये बात कही गई। तो मैं स्कूटी रोकी, और ये सदाचार कहता भी कि अगर आपको कोई बुला रहा है तो आपको रोक करके देखना चाहिए। तो मैंने देखा है, तो मेरे कजिन भैया, उनके बहुत पुराने मित्र जिनसे बहुत सालों पहले कभी मुलाकात हुई हो, उन्होंने वो समोसे की दुकान में बैठे हुए थे, 4-5 लोग उनके बैठे हुए थे। और अचानक से मैंने देखा, मैं अच्छा भैया आप? तो बोले हाँ भैया, ये चाय पीजिए, समोसा खा लीजिए। तो मैंने कहा भैया अभी थोड़ा जल्दबाजी में हूँ, मैं फिर बैठूंगा आपके साथ। तो आप देख रहे हैं कि कितनी गर्मजोशी है शहर के अंदर कि कोई व्यक्ति जा रहा है और अचानक से, बाकी बड़े शहरों में तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है अपने दोस्त के घर जाने से पहले, पूछना पड़ता है कि भाई घर पे हो कि नहीं। उन्नाव में खास बात क्या है, घंटी बजेगी, आपने देखा अचानक से आपका दोस्त खड़ा हो या कोई आपके परिचय खड़ा हो, यहाँ कोई पूछता नहीं आपसे घर आने से पहले कि भैया मिलने आ जाते हैं, घंटी बजती है, जब वो आ जाते हैं को तब पता चलता है हाँ भाई आ गए। बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है कि फोन आया, भैया कहाँ पर है? हाँ भैया घर पे ही हूँ। अरे तो भैया खोले नहीं, नीचे ही तो खड़े हैं। बिल्कुल यही होता है, ये अच्छी चीज है हमारे शहर। अच्छा, तो ये सवाल मैं इसलिए अभी पूछ रहा हूँ, ऐसे मैं बाद में पूछता, लेकिन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बाद में हम इसको कोरिलेट करेंगे। आपने अभी तक 8 बुक्स लिखी हैं। द वाइट ब्लाउज मेरी 8वीं किताब। हाँ बिल्कुल। तो सबसे डिफिकल्ट बुक लिखना जो प्रोसेस था वो किस बुक का था? सबसे डिफिकल्ट जो आपको लगा? डिफिकल्ट, हाँ, सबसे डिफिकल्ट अगर आप पूछेंगे तो मैडली इन लव मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रही है, क्योंकि इसमें जो पात्र हैं, मुख्य पात्रों के नाम भी अगर आप देखेंगे तो मीरा और मोहन। तो जो मीरा है वो पर्सोनिफिकेशन है, यानी कि मानवीकरण है मीराबाई का, लेजेंडरी मीराबाई। और जो मोहन नाम का लड़का है वो मानवीकरण है भगवान कृष्ण का।
अब प्रेम कहानी मुझे दिखानी है आजकल के समाज के हिसाब से प्रेम कहानी। तो मुझे हर समय कोई भी वाक्य लिखते समय, कोई भी सेंटेंस लिखते वक्त या किसी भी घटना को दिखाते वक्त मुझे ध्यान रखना पड़ता है कि अगर मैं भगवान श्री कृष्ण को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किसी लड़के के थ्रू, तो मुझसे मैं कोई ऐसी बात है उससे कहलवा दूं या कोई ऐसा भाव न प्रकट करवा दूं जो कि भगवान कृष्ण के व्यक्तित्व से मेल न खाता। सेम चीज थी मीराबाई को लेकर के कि ऐसी कोई घटना ना मैं बयां कर दूं मॉडर्न डे रिप्रेजेंटेशन के नाम पर जो कहीं ना कहीं लोगों को आहत कर दे। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जब आप किसी ऐसी चीज को उठाते हैं तो जिम्मेदारी बनती है कि आप ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे, ऐसा कोई मैसेज नहीं कहेंगे, ऐसी किसी घटना का वर्णन नहीं करेंगे जो किसी भावना को आहत करे। तो ये थोड़ा सा ध्यान इस मामले में थोड़ा सा मुझे लगता है कठिन था लिखना। तो सरोज भाई, आपने अभी घनश्याम शास्त्री, एक आपका जो कैरेक्टर है, किताब है, जी, उसका आपने अभी चर्चा करी। तो उस किताब पे ना जाते हुए मैं स्ट्रेट सवाल ये पूछूंगा, क्योंकि वो आपका जो कैरेक्टर है वो बहुत फेमस हुआ। जी बिल्कुल। और लोगों ने बहुत उसको लाइक किया। तो मेरा सवाल ये है कि क्या हम घनश्याम शास्त्री को आगे देखेंगे और पढ़ेंगे उसके बारे में? जी बिल्कुल देखेंगे, घनश्याम शास्त्री को देखेंगे। और आपके पॉडकास्ट के जरिए मैं अपने पाठकों को बताना भी चाहता हूँ, क्योंकि कई बार मेरे पास लोगों ने ये डिमांड आई है कि घनश्याम शास्त्री को आप हिंदी में क्यों नहीं लेकर के आते हैं। तो नेक्स्ट मेरा प्लान यही है कि घनश्याम शास्त्री को हम हिंदी में भी लेकर के आते। अच्छा, नहीं तो उसका बहुत एक अलग इम्पैक्ट भी पड़ेगा हिंदी में। और जैसे मैंने पूछा ही था कि हिंदी में कई बार मुझे भी आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया था कि किस तरीके से अंग्रेजी में लिखना शुरू हुआ, कई बार मुझे भी तकलीफ होती कि मेरा ही लिखा हुआ, मेरे ही आसपास के जो लोग हैं जुड़े हुए, वो नहीं पढ़ पाते। सब कहते हैं भैया हम आपको पढ़ना चाहते हैं, लेकिन हमारी अंग्रेजी नहीं इतनी अच्छी है तो हम नहीं पढ़ सकते। वो एक बैरियर कहीं ना कहीं मुझे भी तकलीफ होती कि यार मैंने इतना कुछ लिखा हुआ है और मेरे ही लोग नहीं पढ़ पा रहे। अब मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी बहुत पढ़ना पसंद करते हैं और वो सिर्फ मेरी रायबरेली रोमांस जो हिंदी में किताब है, इकलौती किताब, उसको छोड़ के वो कोई किताब नहीं पढ़ सके हैं। तो मुझे इस बात की तकलीफ होती कई बार कि यार मैंने लिखा हुआ है और मेरे ही आसपास के लोग नहीं पढ़ पा रहे। तो आगे आने वाला बहुत सारा लेखन हिंदी में होने। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके लिए शुभकामनाएं देता हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए, ये हो गया। अब मेरा अगला सवाल ये रहेगा कि अभी तक आपने जो 8 किताबें लिखी हैं जी, उस पे अगर कोई मूवी बनती है या वेब सीरीज बनती है जी, तो कौन सी किताब होगी आपके नजरिए से? घनश्याम शास्त्री के मूवी राइट्स बिक चुके हैं। अच्छा, इनफैक्ट काफी पुरानी बात हो गई है, 2-2.5 साल हो गया इस चीज को। उसके राइट्स बिक गए थे। कुछ साइनिंग अमाउंट भी हम लोगों को मिला था इसके लिए। और गुजराती एक डायरेक्टर हैं, निशांत सोनी नाम है उनका, और वो चूंकि कहानी गुजरात की, अहमदाबाद शहर की है, तो उनको ये कहानी बड़ी पसंद आई। मुझे नहीं पता उन तक किताब कैसे पहुंची, जैसे भी पहुंची हो, उनको कहानी बहुत पसंद आई और उन्होंने ये तय किया कि वो अपनी गुजराती ऑडियंस के लिए एक वेब सीरीज बनाने वाले हैं। अच्छा, तो उस पर काम शुरू हो गया था, स्क्रिप्टिंग हो गई है और अभी जो उनसे आखिरी बातचीत हुई थी कि उनको कास्टिंग करनी है, तो कास्ट करना है लोगों को, तो गुजराती में वो बना रहे हैं। हालांकि उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी थी, दिशांत भाई से मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप बनाएंगे तो उसमें सबटाइटल जरूर दीजिएगा, वरना ऐसा होगा कि मेरी ही किताब पे बनी हुई सीरीज मैं ही समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि गुजराती में। बिल्कुल। अच्छा जी, ये तो आपका हो गया कि राइट्स बिक गए हैं, लेकिन अगर मैं आपके प्रोस्पेक्टिव से पूछूं कि अगर घनश्याम शास्त्री की मूवी या वो बनती है, तो आप जो घनश्याम शास्त्री का कैरेक्टर है उसमें किसको देखना चाहिए? बिल्कुल, क्योंकि घनश्याम शास्त्री के तौर पे कौन सा किरदार होगा, ये चूंकि जब हम लोग मामी फिल्म फेस्टिवल में गए 2019 में, तो वहां पर एक मुझे लगा था कि हाँ, किताबों पे कहानियों पर फिल्में बनती हैं। और ये सवाल कई बार पूछा भी लोगों ने। तो हालांकि बड़े दुख की बात है कि जिस कैरेक्टर को, जिस बॉलीवुड एक्टर को मैं सोचता हूँ जो सबसे ज्यादा फिट होता है इस कैरेक्टर के लिए, वो आज दुनिया में नहीं। अच्छा, बहुत ही यंग लड़का है, मेरे ख्याल से शायद आप गेस भी कर पा रहे होंगे। 2019 में मैं सुशांत सिंह राजपूत की बात कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि ये किरदार सबसे अच्छा अगर कोई लड़का कर सकता था तो वो सुशांत सिंह राजपूत थे। अनफॉर्चुनेटली आज हमारे बीच में नहीं है। लेकिन अगर आजकल के कैरेक्टर्स में पूछेंगे तो मुझे लगता है कि शायद आयुष्मान खुराना या राजकुमार राव, इनमें से कोई ऐसा, इन दोनों में से कोई इस रोल को बखूबी कर सकता है। अच्छा, तो आप रोमांस नॉवेल भी लिखते हैं? जी बिल्कुल। थ्रिलर भी लिखते हैं? जी।
अगर मैं आपसे पूछूं आपको किस में मजा आता है लिखने में? वो आपके दोनों चाइल्ड हैं, हाँ। लेकिन फेवरेट चाइल्ड कौन? देखिए, मुझे लगता है कि हालांकि कई लोग कहते हैं कि डिटेक्टिव फिक्शन लिखना यानी कि क्राइम या थ्रिलर लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, मुझे लगता है रोमांस लिखना सबसे कठिन होता है। तो कारण ये है, सपोज मैं कोई रोमांटिक सीन लिख रहा हूं और मेरे अंदर से अगर रोमांस नहीं उमड़ रहा या वैसे भाव नहीं, प्रेम वाले भाव नहीं मेरे अंदर है, तो शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा अपने रीडर से। मैंने ऐसा कुछ लिख दिया है जिससे मैं खुद कनेक्टेड नहीं हूं, तो मैं ये अपेक्षा नहीं कर सकता कि रीडर उससे कनेक्ट हो। तो रोमांस लिखना बहुत कठिन है, प्रेम लिखना कठिन है, और प्रेम के किसी भी भाव को दर्शाना, चाहे वो फिल्म हो या फिर चाहे वो लेखन हो, ये मुझे लगता है कठिन होता है। चलिए अभी थोड़ी देर के लिए हम आपके बारे में यहाँ पे रुकते हैं। जी। मैं बताऊं, मुझे लगता है अगर इस बारे में आप बताएंगे तो दर्शकों को और अच्छा रहेगा। जी। थोड़ा अपने पिताजी के बारे में और बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, पिताजी मेरे उन्नाव में तो लोग जानते ही हैं जी, सुरेश फक्कड़ सरनेम लिखते हैं वो जी, कवि हैं। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का ऐसा कोई राज्य, शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहाँ पर वो काव्य पाठ के लिए न गए। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे याद है बचपन में हम लोग जब रहते तो ज्यादातर समय हमारा मम्मी के साथ बीता है। हम लोग न्यूक्लियर फैमिली में थे और ज्यादातर हम लोग की रातें मम्मी के साथ गुजरी, क्योंकि ज्यादातर पापा कवि सम्मेलन में रहते, बाहर रहते थे। 30 में से 15 से 20 दिन मुझे याद है वो बाहर ही रहते थे। तो हमारा ज्यादातर बचपन माँ के साथ बीता है। हम अच्छा, पिताजी आपके पोएट रहे जी, और हिंदी के रहे? हिंदी के पोएट हैं। आपने अंग्रेजी में लिखना चालू किया जी, पिताजी ने कुछ कहा नहीं? पिताजी को तो पता ही बहुत बाद में चला, जब मेरी पहली किताब प्रकाशित हो गई तब उनको पता चला कि मैं लिखता भी हूँ। अच्छा, थोड़ा सा ये छुपा कैसे लिया आपने? नहीं, छुपाने वाली बात नहीं है इसमें। जिस जनरेशन को हम लोग बिलोंग करते हैं राहुल भाई, आप जानते हैं कि ज्यादातर केसेस में हम लोगों का हमारे पिता के साथ जुड़ाव बहुत कम रहता था। एक डर की भावना रहती थी, पिताजी अगर कमरे में बैठे हैं तो हम अमूमन वहां पर नहीं बैठते। बिल्कुल, अपवादों की बात नहीं करूं, पर ज्यादातर ऐसे ही होता था। नहीं, हमारी जनरेशन में ऐसे ही होता। अब उसको चाहे सम्मान कह लें, डर कह लें, जो भी है, लेकिन ऐसा था, एक डिस्टेंस थी। तो शायद वो दूरी ही कारण थी, जिसके कारण उनको बहुत बाद में पता चला। मैंने तो उन्हें कभी बताया ही नहीं। ये कह लें कि हिम्मत ही नहीं पड़ती थी कि उनको हम बता सके यार मैं लिखता भी। और मुझे डर भी लगता था, पता नहीं ये इस चीज को पॉजिटिवली लेंगे या नेगेटिव लेंगे, मुझे ये भी नहीं पता था। तो घर वालों, मेरे ख्याल से मम्मी के थ्रू ही पता चला कि मैं लिखता हूँ। और मुझे सांस में सांस तब आई जब मम्मी से मुझे पता चला कि उन्हें बड़ी खुशी हुई इस बात को लेकर कि मैं लिखता हूँ। पिताजी के गले लगे कभी आप? मैंने ये सवाल क्यों पूछा, हाँ, हमारी जनरेशन में और आज की जनरेशन में एक ये फर्क है कि आजकल के जो बच्चे हैं माँ बाप को कैसे भी ट्रीट कर लेते हैं, लोग गले भी लग जाते हैं, आई लव यू भी बोल देते हैं। हमारे टाइम पे हिम्मत नहीं होती थी हमारी, इसलिए हिम्मत नहीं होती थी कि वो हमको डांटते थे या कुछ करते थे। वो एक इज्जत था, वो एक दायरा था, एक दायरा था। तो आपने कभी गले लगाया? मुझे याद तो नहीं पड़ता राहुल। नहीं, मैं अपने दर्शकों को यहाँ पे और आपकी तरफ से एक चीज बोलना चाहूंगा कि माँ बाप को अगर आप चाहते हो आई लव यू बोलना, गले लगाना, तो लगा लेना, क्योंकि जब आज वो हैं तब आप सोचते रहोगे और एक टाइम जब आप करना चाहोगे तो वो शायद ना रहे। तो जो भी आप सम्मान माँ बाप को दे सकते हो वो आज दे दो। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात राहुल भाई आप ये कह रहे हैं। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये ऐसा नहीं है कि हम लोग करना नहीं चाहते थे, नहीं, हम लोग करना चाहते थे, लेकिन वो चीज कई बार होता है कि कुछ चीजें हम व्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। वो चीज अंदर होती है, हमारी जनरेशन में नहीं कर पाते। एक्सप्रेशन जो एक इमोशन था, बिल्कुल उसका क्वोशेंट बहुत कम था। बिल्कुल। अब आपको एक घटना मुझे याद आ गई अचानक से। मेरी बुआ जी ने मेरे पिताजी को पहली बार राखी 2 साल पहले बांधी। राखी का त्योहार होता था हमेशा, लेकिन जो है वो कल्चर नहीं था उनके घर में राखी बांधना जी। और मेरी वाइफ ने, मेरी पत्नी ने बुआ से काफी इंसिस्ट किया, और बुआ बोली कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे, हमको शर्म आती है, हम कैसे करेंगे, हमने आज तक नहीं किया। लेकिन सुनीता इस बात पे डटी रही कि नहीं बुआ जी आपको करना है, इस बार वो आना है आपको। तो बुआ जी आई, मुझे वो सीन सब लोग, हम लोग घर पे बैठे हुए देख रहे थे
बुआ जी ने राखी बांधी पिताजी को, उसके बाद दोनों जिस तरीके से फूट फूट के रोए हैं, वो ऐसा लगा था जैसे कोई बांध टूटा हो और नदी जो है बह निकली। ना वो एक बैरिकेडिंग जो थी वो हट गई है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है कि ऐसे कोई भी क्षण आप कर सकते हैं। तो आप हैं आज आपके साथ, तो आप जरूर कीजिएगा। मैं भी कोशिश करूंगा, आपकी बात मेरे दिमाग में है, ज़हन में, तो मैं करूंगा ये चीज। बिल्कुल। चलिए इसको जो है थोड़ा और लाइट करते हैं जी। आप कॉलेज गए, आपने इंजीनियरिंग करी, बीटेक किया। हाँ। तो आपकी ब्रांच कौन सी थी? इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ। तो उसमें लड़कियां भी हो? हाँ बिल्कुल लड़कियां थी। तो कुछ थी आपकी महिला मित्र मेरी क्लासरूम में लड़कियां थी जिनसे मैं बात करता था, लेकिन अगर उनको मैं महिला मित्र कह सकूं ऐसा तो क्लास में कोई नहीं था। हालांकि मेरे लाइफ में महिला मित्र रही हैं, आज भी हैं। आप जब अपनी इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हॉस्टल में रहते थे कि डे स्कॉलर थे? हॉस्टल में रहते थे। चारों साल? नहीं, 1 साल हम लोग हॉस्टल में थे। हॉस्टल हमारे कॉलेज में सिर्फ 1 साल के लिए था। अच्छा। उसके बाद फिर हम लोग रेंट पर लेकर के रहते थे बाहर। तो मैंने इसलिए पूछा क्योंकि अब जो मेरा सवाल है, आप की इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई, आप जॉब करने लगे, फिर बहुत सारी चीजें हुई, आप किस चीज को ज्यादा मिस करते हो, कॉलेज लाइफ को या वो 1 साल का जो हॉस्टल लाइफ थी आपकी? उसमें तो मैं पूरी कॉलेज लाइफ को मिस करता हूँ, पूरी। उसमें क्योंकि हम लोग हॉस्टल के बाहर भी थे, तब भी हम लोग फ्लैट लेकर के रहते थे, तो ज्यादातर हॉस्टल के लड़के हमारे इर्द गिर्द ही रहते थे। तो बस ये था कि हम लोग कॉलेज से दूर थे, कॉलेज के हॉस्टल से दूर, लेकिन माहौल लगभग वैसे ही था हॉस्टल वाला ही। अच्छा। तो मतलब आपके लिए एज ए वो जो 4 साल थे वो मेमोरेबल थे आपको? वो मेरे ख्याल से सारे में आप किसी भी इंजीनियरिंग या किसी भी लड़के जिसने कॉलेज किया है, किसी से भी पूछेंगे, मेरे ख्याल से वो सबसे खूबसूरत दिन हर इंसान की जिंदगी में होता है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैंने अपना जो बीटेक का जो 4 साल थे, जी, मैंने हॉस्टल के ज्यादा मेरे अच्छे थे रादर कॉलेज के। क्योंकि 4 साल हॉस्टल में थे? हाँ, मैं 4 साल। अच्छा। हाँ, तो हॉस्टल की बात खैर अलग होती है ये। और मैं सारे पेरेंट्स से ये बोलना चाहूंगा, और शायद आप भी मेरी बात से सहमत होंगे, कि अपने बच्चे को भले ही भेजिए 1 साल के लिए, लेकिन हॉस्टल जरूर भेजिए। बिल्कुल, क्योंकि वहां पे आपको बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से आप बातचीत करना सीखते हैं, और ये बच्चे को बहुत हेल्प करते हैं। मुझे लगता है पहली बार जब बच्चा अपने पैरों पे खड़ा होना सीखता है तो शायद हॉस्टल जाकर के ही सीखता है। बिल्कुल, आप अलग तरीके के लोगों से डील कर रहे होते हैं। बहुत सारे लड़के आपको शायद कई बार बुली भी करने की कोशिश करते हैं, तो आपको उस माहौल में से अपने आप को बचाना भी है और अपने व्यक्तित्व को वहां पर जमाना भी है कि भाई हाँ, मैं भी कुछ हूँ यहाँ। बिल्कुल। और बिग बॉस तो आज आने लगा। हमारे टाइम का असली बिग बॉस हॉस्टल था, हॉस्टल लाइफ थी। बिल्कुल। तो चलिए, अच्छा अब आते हैं हम लोग आपके साहित्य वाली जर्नी में जी। तो जैसे आप कोई किताब लिखते हैं, आपने सारी चीजें ड्राफ्ट कर ली, टाइटल जो होता है वो आपके हिसाब से कितना इंपॉर्टेंट होता है? टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका कारण बता सकता हूँ कि अभी जो मेरा उपन्यास प्रकाशित हुआ है, द व्हाइट ब्लाउज जी, ये सिर्फ और सिर्फ बहुत ज्यादा, जितने भी बुक फेयर अभी दिल्ली में था, उसके बाद अभी लखनऊ में बुक फेयर हुआ है, और प्रकाशक हमारे अमित भाई मुझे कई बार फोन करके बोलते रहते हैं कि भाई आपकी किताब का टाइटल इतना अट्रैक्टिव है, साथ में कवर पेज भी, कि लोग सिर्फ अंदर जाने की कोशिश कम कर रहे हैं, क्या है सिर्फ कवर और उससे आकर्षित होकर किताब लोग उठा रहे हैं। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि जब मैंने आपकी पहली बार जब किताब का नाम देखा था तो मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा जगी थी कि यार क्या है क्या। बिल्कुल, ये ज्यादातर सब लोग जिनसे मैं बात करता हूँ, जितने पाठकों से, अपने जानने वालों से, सब ये कहते हैं कि यार ये बहुत ही अनकन्वेंशनल टॉपिक है, अनकन्वेंशनल टाइटल है, और एक क्यूरियोसिटी जगती है कि भाई द व्हाइट ब्लाउज का क्या मतलब, क्या है, क्या कहानी हो सकती है इसके बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, किसी भी किताब का टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, टाइटल आप ही डिसाइड करते हो कि आप कुछ लोगों से व्यूज लेते हो, कैसे इसका टाइटल का प्रोसेस क्या होता है? अमूमन तो मैं खुद ही डिसाइड करता हूँ, प्रकाशक भी कई बार सजेस्ट करते हैं कि आप फला टाइटल रखें या ये कम अच्छा लग रहा है। जैसे मैडलिन लव की मैं बात करूँ, हालांकि ये टाइटल मेरा नहीं था, मैडलिन मेरा टाइटल कुछ और था, और अब उस टाइटल को बताने का मेरे ख्याल से कोई नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मेरे जो पब्लिशर हैं सृष्टि पब्लिकेशंस, उनको ये टाइटल पसंद नहीं, मैडलिन लव। उनको जो मैंने टाइटल सोचा था, मैंने सोचा था मीरा नाम से ही टाइटल रखना चाहता था मैं। अच्छा।
लेकिन उन्होंने कहा कि ये नहीं रखेंगे, कुछ कंट्रोवर्सी हो सकती है, बिल्कुल। तो उन्होंने नाम चेंज करके मैडली इन लव रखा, जिसके फेवर में मैं बिल्कुल नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं होता है पब्लिशर और ऑथर के बीच में, तो हमारा एक कॉमन पॉइंट बना, तो ये हुआ कि ठीक है इसको रख देते हैं मैडली। अच्छा, आपकी जो मैंने किताबें पढ़ी जी, उसमें आप काफी सिंपल इंग्लिश यूज बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर किसी को थोड़ी भी आती होगी तो वो उसको पढ़ लेगा। उसका कारण है बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंग्लिश मुझे भी नहीं आती है, मुझे भी सिंपल इंग्लिश आती है, इसी कारण सिंपल इंग्लिश। ये ईमानदार बहुत है इसका मतलब। ठीक है, नहीं तो मेरा सवाल ये था कि कितना इंपॉर्टेंट होता है अगर आप सिंपल इंग्लिश लिखते हो, वो आपको लिखने में इजी होता है या वाइड रेंज हो जाती है लोगों को उसको पहुंचाने की? ये दो चीजें हैं। आप सबसे पहले तय करते हो कि आप किस वर्ग के लिए लिख रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं। आपने शायद टर्म सुना होगा, फॉर द मासेस एंड फॉर द क्लासेस। तो अगर आप कोई क्लासिक चीज लिख रहे हैं, एक एलीट क्लास को कैटर कर रहे हैं, कोई चीज सुनाना चाहते हैं, तो आपको फिर उनकी जो वो अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि पढ़ने का एक मजा है, और पढ़ने का मजा कहानी में तो है ही, शब्दों में भी मजा है। तो अगर आपने कुछ ऐसा लिखा, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग, लेकिन अब शशि थरूर की बात करें, उनको मेरी किताबें देंगे तो शायद उनको मजा नहीं आएगा, कहानी भले उनको पसंद आ जाए, पर जो लिटरेचर है, लिटरेचर पॉइंट ऑफ व्यू से, इंग्लिश पॉइंट ऑफ, उनको मजा नहीं आया, क्योंकि वो शब्दों की जादूगरी शायद मुझे नहीं आती, जो शशि थरूर या उस क्लास के जो लोग बिलोंग करते हैं उनको शायद मजा नहीं। बिल्कुल। लेकिन आप चाहते हैं कि उन्नाव के बच्चे पढ़े, उन्नाव का क्राउड पढ़े, कानपुर का क्राउड पढ़े, लखनऊ का क्राउड पढ़े, आप मासेस तक पहुंचना चाहते हैं, तो फिर आपको वही चेतन भगत वाली अंग्रेजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। चेतन भगत एलीट क्लास में नहीं पढ़े जाते, बिल्कुल, लेकिन चेतन भगत मुंबई के स्लम एरिया में पढ़े जाते हैं, क्योंकि वो समझ सकते हैं। जो फॉर्मेट आपको वैसा रखना पड़ेगा। बिल्कुल रखना पड़ेगा। तो आपको डिसाइड करना है कि आप किस ऑडियंस तक पहुंचना चाहते हैं, उस हिसाब से आपको रखना पड़ेगा। अभी तक आपकी जितनी भी बुक्स आई, आपको क्या लगता है सबसे अच्छी बेस्ट सेलर कौन सी रही? सबसे अच्छा काम मेरे ख्याल से घनश्याम शास्त्री ने किया। हाँ, उसी ने मुझे लग ही रहा था कि वही घनश्याम शास्त्री ने सबसे ज्यादा लोगों तक पैठ बनाई अपनी, शायद यही कारण था। बहुत सारे बॉलीवुड के लोगों से भी कॉन्टैक्ट्स बने, और ये दिशांत सोनी इनकी बात में कर रहा हूँ, इन्होंने भी शायद उसमें रुचि दिखाई और वेब सीरीज बनाने का निर्णय लिया। और नहीं, मेरा भी आपको एक आप कह लीजिए रिक्वेस्ट है कि आप अगला जो है संस्करण लाइए घनश्याम शास्त्री का। अगला संस्करण घनश्याम शास्त्री का हिंदी में जरूर होगा, इंग्लिश में होगा कि नहीं होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हिंदी में जरूर। सरस भाई, एक चीज मैंने देखी है जब मैं कॉलेज में था, आपने चेतन भगत की बात करी। चेतन भगत इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट थे उसमें बड़े जो है फेमस थे, पॉपुलर थे। किताबें अगर एक स्टूडेंट इंजीनियरिंग का पढ़ ली उसने तो वो दूसरे को दे देता था, वो काफी ट्रैवल करती थी, सर्कुलेट करती थी। तो ऐसा क्यों होता है कि इस तरह की जो नॉवेल्स होती हैं, जैसे आपकी है मैडली इन लव हो गया, घनश्याम शास्त्री हो गया, आपकी नई जो आई है द व्हाइट हाउस, ये इंजीनियरिंग बच्चों को क्यों ज्यादा अपील करती है? बाकी तो पढ़ते ही हैं, बट एक्चुअली क्या होता है कि आप देखिए कि कौन से वर्ग का बच्चा आजकल पढ़ रहा है, स्पेशली उपन्यास। तो आप देखेंगे तो पाएंगे कि इंजीनियरिंग में कहीं ना कहीं सेकेंड ईयर के बाद लोग, मेरे ख्याल से कोई सब्जेक्ट भी था, हम लोगों को ऐसा कहा था कि आपको कोई नॉवल पढ़नी है, उसके ऊपर कोई रिव्यू लिखना है। जितना मुझे याद आ रहा है, काफी समय हो गया है, शायद हम लोगों को बोला गया था कि आपको किताब पढ़नी है, उसकी एक समीक्षा करनी है, आपको रिव्यू करना है उस किताब को। तो उस दौरान मैंने किताब जो उठाई थी लाइब्रेरी से, उस किताब का टाइटल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, अरुंधति रॉय, जिस किताब के लिए उनको बुकर प्राइज भी मिला। हालांकि किताब बहुत हाई फाई किताब थी और मुझे उतनी समझ में नहीं आई थी, तो शायद एक कारण ये भी हो सकता है कि वहाँ पर पढ़ने के लिए आपको कहा जाता है। दूसरा ये है कि वहाँ पर जो बच्चे हैं वो कनेक्ट भी कर पा रहे हैं ऐसी कहानियों से। रीडर या अगर मूवी जो लोग देखते हैं, कैसी मूवी से लोग कनेक्ट कर पाते हैं। जब तक आप किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपको उसमें मजा नहीं, उसमें रस नहीं है। आप शायद इंजीनियरिंग के लोग उस लाइफ से गुजर रहे हैं जहाँ जैसी कहानियाँ लिखी जा रही हैं, वो कनेक्ट कर पाते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। आपने कनेक्ट की बात करी, आप जॉब कर रहे थे, हाँ अगर मैं सही हूँ तो? जी बिल्कुल। आप जॉब कर रहे थे और अच्छी जॉब कर रहे थे, फिर ये जॉब छोड़ के ये बुक राइटिंग में कैसे आया? बुक राइटिंग तो मैं पहले से ही कर रहा था। नहीं कर रहे थे, लेकिन प्रोफेशनली कैसे आया? कि प्रोफेशनली सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि मुझे था कि थोड़ा सा होम सिक मैं हमेशा से रहा हूँ, और मुझे माता पिता और परिवार के साथ रहना अच्छा लगता है। मुझे कभी मेरे मन में ये नहीं था
कि मैं न्यूक्लियर फैमिली लेकर के अपनी बीवी अपना बच्चा लेकर के मैं अलग रहूं। जी। हमेशा था छोटा भाई है, छोटे भाई का भी परिवार है, माता पिता भी हैं, तो मुझे हमेशा अच्छा लगता था कि यार जब शाम को हम लोग बैठें, शाम की चाय जब पी जाए तो उसमें माता पिता भी, मेरी मम्मी को चाय बहुत पसंद है और मुझे उनके साथ चाय पीना बहुत पसंद है। तो हमेशा ये लगता था कि यार शाम की चाय पिए या जब सुबह की चाय पिए तो पापा मम्मी भी हों, छोटा भाई भी हो, उसके बच्चे भी हों, मेरे बच्चे भी हों। तो ये एक सपना था और उस सपने को पूरा करने के लिए मुझे था कि आज नहीं तो कल मुझे अपने होम टाउन या ऐसी जगह मुझे रहना जहाँ पर पूरा परिवार साथ रह सके। अब हालात ऐसे हैं कि माता पिता को मैं लेकर के नहीं जा सकता बाहर, या भाई का प्रोफेशन ऐसा है कि वो शिफ्ट नहीं कर सकता, तो फिर ये निर्णय मैंने लिया कि मुझे परिवार के साथ रहना है। अच्छा चलिए, अब थोड़ा हम लोग टेक्निकल चीजों में आ जाते बिल्कुल। हैं। जो राइटर होते हैं, हाँ वो दो तरह के राइटर होते हैं जितना मुझे पता है एज ए लेमैन, हाँ कि एक हॉबी की तरह से करते हैं राइटिंग, हाँ और एक प्रोफेशनली कॉमर्शियल तरीके से करते हैं। बिल्कुल। दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों के लिए आप क्या क्या आप एक तरह से गाइड करना चाहेंगे या कुछ बताना चाहेंगे? दोनों में अंतर कितना है? तो सबसे पहले तो मैं, जो भी लोग राइटर बनना चाहते हैं या एक आध किताब लिख चुके हैं, तो मैं उनको एक चीज़ बताऊंगा कि आपने बिल्कुल सही एक सवाल पूछा है कि दो तरीके से लेखन होता है। एक तो कॉमर्शियल लेखन होता है जहां पर ये पैमाना होता है कि कॉमर्शियली आपके काम ने कैसा कितना रेवेन्यू जनरेट किया या वो कितना इम्पैक्ट पड़ा। दूसरा होता है कि स्वांतः सुखाय जिसको कहते हैं, कि आप अपने मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए लिख रहे हैं। दोनों ही चीजों में प्रॉब्लम है थोड़ी बहुत, हर चीज में प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, यहाँ पर भी प्रॉज एंड कॉन्स। जी। आप सिर्फ कुछ लिख लें, आपने किताब लिखी है आप मान लीजिए, और वो किताब आपकी ही लाइब्रेरी में रखी रह जाए, कहीं ना पहुंचे, तो ऐसे लेखन का भी कोई फायदा नहीं। आप अगर कोई चीज बना रहे हैं, कोई प्रोडक्ट आपने बनाया, तो आप चाहेंगे कि आप उस ग्राहकों तक लेकर के जाएं। बिल्कुल। तो लेकिन सिर्फ कॉमर्शियल में क्या होता है, कॉमर्शियल लेखन होता है तो जो पब्लिक पढ़ना पसंद कर रही, आप उस चीज से कन्विंस हैं कि नहीं। मैं कुछ छोटा उदाहरण लेकर बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए थोड़ा सा पॉलिटिकल है, लेकिन ठीक है पॉलिटिकल जा सकते हैं हम। मैं मान लेते हैं कि मैं सपा का समर्थक, मैंने कहा मान लेते हैं, दर्शक इस बात से कोई निष्कर्ष ना निकालें, मान लेते हैं कि मैं सपा का समर्थक हूँ, ठीक है, या पर्सन ए सपा का समर्थक है, उसको एक किताब लिखनी है, वो भाजपा की नीतियों से सहमत नहीं है, ठीक, लेकिन डिमांड ऐसी है, मार्केट ऐसा है कि जहां पर अगर भाजपा के फेवर में कोई चीज लिख रहे हैं तो धल्ले से हिट हो जाएगी, और भाजपा के अगेंस्ट में कोई लाइन है तो वो आपकी डिप कर जाएगी। तो कॉमर्शियल लेखन ऐसा होता है कि जो मार्केट में चल रहा है, तो भले ही इस बात से मैं कन्विंस नहीं हूँ भाजपा की इसी नीति से, लेकिन उसकी तारीफ पे तारीफें कर दूं उस किताब में तो चलेगा, तो चल जाएगा। अगर ऐसी सोच लिख करके मैं लिख रहा हूँ तो फिर हो गया कॉमर्शियल लेखन, ठीक है। तो फिर कहीं ना कहीं आप, ठीक है, दर्शकों पाठकों के लिए कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को धोखा दे रहे हैं। आप जिस चीज से कन्विंस नहीं, आप वो काम क्यों कर रहे हैं? मेरा मानना है कि आप जब लिखें तो जब तक आप खुद किसी चीज से कन्विंस ना हो, संतुष्ट ना हो, तब तक आप मत लिखें इस चीज। और अगर कोई लेखक ये चाहता है कि लेखन से जो है, इसलिए लेखन करना चाहता है कि बहुत सारा पैसा कमा लेगा, तो फन फैक्ट ये है कि इंडिया में जितने भी लेखक हैं आज के डेट में, उसमें से 1% लेखक भी अपने लेखन से पैसा नहीं कमाता। बिल्कुल 1% भी नहीं हो। तो आप इसलिए लिखें कि चेतन भगत ने इतने करोड़ रुपए कमा ले तो मैं भी लिखकर करोड़ रुपए कमा लूं। आपको अच्छा लगता है, आप इसलिए लिखें, फिर उसके कारण आपको पैसे मिल जाएं, आप पैसा कमा लें, वो एक अलग चीज। बिल्कुल। तो लिखें, आप अपने खुद के लिए लिखें, और आप जिससे कन्विंस हैं उसके लिए लिखें, आपको मजा आता है इसलिए आप लिखें। मेरा अगला सवाल ये रहेगा सरस भाई, स्टोरी इंपॉर्टेंट है या प्रेजेंटेशन ऑफ राइटिंग इंपॉर्टेंट? कहीं ना कहीं दोनों इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज्यादा स्टोरी इंपॉर्टेंट। लेकिन अगर हमने लिखा सही से नहीं है, लोगों तक वो स्टोरी, इसलिए मैंने कहा कि दोनों इंपॉर्टेंट है। पहली चीज है कि स्टोरी इंपॉर्टेंट है, और उसको किस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे हैं वो भी जरूरी है। स्टोरी बहुत अच्छी, आप अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाए तो नहीं, शायद पाठकों को मजा नहीं आया। स्टोरी में दम नहीं, सिर्फ आप अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा चलता नहीं। अच्छा, इसी के साथ मेरे मन में एक और सवाल आया कि अगर दोनों इम्पोर्टेंट हैं, हाँ, तो फिर जो नए राइटर हैं उनकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इसको लेकर? उनकी अप्रोच ये हो कि सबसे पहले आपकी स्टोरी सॉलिड होनी चाहिए। बिना स्टोरी के आप सिर्फ प्रेजेंटेशन पे काम ना करें, पहले आपका कंटेंट सॉलिड हो,
फिर आप सोचें कि इसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से कैसे करें। अब इसी से एक और सवाल आया हाँ कि आपकी राइटिंग इंपॉर्टेंट होनी चाहिए हाँ, या माइंडसेट इंपॉर्टेंट होना चाहिए राइटर का? माइंडसेट से आपका तात्पर्य मैं समझा नहीं। माइंडसेट देखिए, हम अब जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया हाँ। सपा वाला और बीजेपी वाला, हाँ तो माइंडसेट मतलब अगर हमने कोई चीज सोच ली है हाँ कि हमको ऐसी लिखनी है, हाँ, तो हम उसी पे लिखें या राइटिंग के हम उसमें कुछ इधर उधर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत माइलेज ले सकते हैं? मैं कैसे माइलेज लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आपकी कहानी में 10 पात्र होंगे। ठीक है, अब इसी उदाहरण को हम लोग लेते हैं। हो सकता है आपके कुछ एक पात्र भाजपा समर्थक हों और कुछ एक पात्र आपके सपा समर्थक हों। ठीक है, और मान लेते हैं कि आप खुद मतलब कि मैं एज अ राइटर मैं भाजपा समर्थक हूं। ठीक है, ठीक है, तो जब मैं सपा समर्थक पात्र की तरफ से कुछ लिखूंगा तो मुझे उस समय अपने आप को एज्यूम करना पड़ेगा, नहीं मैं भी सपा समर्थक हूँ, मेरे जो तर्क हों या मेरी बातें हों या मेरा बिहेवियर हो वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि उस पात्र को पढ़ के आदमी को लगे नहीं यार ये है वाकई कट्टर सपा समर्थक। तो आपको लिबर्टी लेनी पड़ेगी, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप कोई इविल कैरेक्टर लिख रहे हैं आप, तो फिर आपको कहीं ना कहीं उस जोन में जाना पड़ेगा जब आप बुरा सोच सकते हैं। माइंडसेट मतलब उसको उस कैरेक्टर में आपको खुद से घुसना पड़ेगा। कोई बुरी चीज लिखनी है तो भाई उसमें बड़ा करेज लगता है कि आप जैसे नहीं हो वैसा आपको काम करना पड़ेगा। आप मूवी एक्टर्स का एग्जांपल ले लें, मान लीजिए आप एक्टर हैं, आपको मूवी में काम मिला विलन का, आप अंदर से विलन नहीं है, लेकिन अभिनय करने के लिए फिर आपको उस जोन में जाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, सब थॉट प्रोसेस रखना पड़ेगा। अभी आप छावा का ले सकते हैं एग्जांपल। छावा मैंने देखी नहीं तो इसलिए मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ करना पड़ेगा आपको वैसा। तो अच्छा, एक राइटर के लिए हाँ, रीडिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है? रीडिंग इंपॉर्टेंट है। जब तक आप रीडिंग नहीं करेंगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कहानी को बताने का तरीका जरिया क्या होता है, कैसे आप कहानी को प्रेजेंट करेंगे, कैसे आप कहानी को बताएंगे। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, किसी एक सीन को लिखना, मान लीजिए आप ये इस रूम का एक सीन लिखना हुआ है, तो किसी ने सिंपल एक लाइन लिख दिया कि 2 people वर सिटिंग इन अ रूम, 2 लड़के एक रूम में बैठे हुए थे, इंटरव्यू चल रहा था। एक तो आगे सीन में आगे बढ़ गया। एक हो सकता है वो बताएगा कि एक 10 by 10 के रूम में 2 लड़के बैठे हुए थे, जिसमें कॉर्नर पे एक टेबल रखा हुआ था, उस टेबल पे एक कंप्यूटर रखा हुआ था और 2 लड़के आपस में बैठे हुए बातचीत कर रहे थे और वहां पर पंखा चल रहा था जिससे थोड़ा बहुत शोर उस कमरे में हो रहा था। तो आप दोनों में देखिए डिफरेंस है। दूसरे का जब आप पढ़ेंगे तो आप हर चीज को विजुलाइज कर पाएंगे। कोने में रखी हुई टेबल जब आपने डिस्क्राइब किया तो उसके दिमाग में एक इमेज बन जाएगा, अच्छा वहाँ टेबल रखी हुई है, उस पर एक बिस्लेरी की बोतल रखी हुई है, तो विजुलाइज करने में आसानी होती है पढ़ जितना अच्छा डिस्क्रिप्टिव लेखन होता है। लेकिन आज की जनरेशन सरस भाई फेसबुक पे रील देखती है, इंस्टाग्राम पे रील देखती है, पढ़ती तो है नहीं। बिल्कुल, बहुत बड़ा चैलेंज है ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मैं आप लोगों से अपने और सरस भाई की तरफ से एक चीज कहना चाहता हूँ कि आप लोग फेसबुक में रील देख के अपना टाइम बर्बाद ना करें, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा सरस भाई कि अक्सर ये बोला जाता है वेल रेड पर्सन, ये आपने कभी नहीं सुना होगा वेल वॉच्ड पर्सन। हाँ, है ना? बिल्कुल। तो पढ़िए और थोड़ी सी अपनी वोकैब बढ़ाइए। अगर आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ राइटर बनना है, आपको नॉर्मल जीवन में भी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही बात है, पढ़ने से आपका माइंडसेट बहुत खुलता है, नंबर 1। और बल्कि आप पढ़ाई को इसलिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप देखिए फोन का एडिक्शन हर किसी में है, कहीं ना कहीं मैं भी उससे ग्रसित हूँ। मुझे भी कई बार लगता है कि यार फोन आज मैंने ज्यादा इस्तेमाल कर लिया। पढ़ने को चाहे आप उपन्यास पढ़ें या कोई मैगजीन पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, वो आपके इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, उसको आप यूज कर सकते हैं एज अ टूल फोन से दूरी बनाने के लिए। आप ये तय कर लें कि 1 घंटा मुझे पढ़ना है, इस 1 घंटे में फोन को मैं रूम में लेके ही नहीं जाऊंगा या मैं उसको फ्लाइट मोड में डाल दूंगा, 1 घंटे में सिर्फ पढ़ूं। तो इसको आप एज अ टूल भी यूज कर सकते हैं फोन से दूरी बनाने या स्क्रीन टाइम से दूरी बनाने के लिए। अच्छा, जो लोग पढ़ते हैं या जो नहीं भी पढ़ते हैं, पर सब पे कुछ ना कुछ हम इंडियंस की एक बड़ी विडंबना है कि हम किसी को कुछ देखते हैं तो हम बड़ी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यार ये बनना है, यार इसके जैसा बनना है। बिल्कुल। तो क्या कोई भी राइटर बन सकता है? नहीं। क्यों? अगर सिर्फ एक शब्द में आंसर देना हो तो नहीं। कारण है उसमें, देखिए कहानियां सबके पास होती हैं। हर ऐसा कोई व्यक्ति आप शायद ढूंढने जाएंगे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसके पास कहानी ना हो। कोई ना कोई कहानी हर किसी के पास, किसी की कहानी ना होगी तो उसकी अपनी खुद की कहानी होगी। लेकिन उस कहानी को अगर उससे कहा जाए कि आप रोचक तरीके से बताएं या उसको लिखें, तो ये एक बात स्किल है। हालांकि ये सीखा जा सकता है, लेकिन सीखने से ज्यादा है कि जब तक किसी के अंदर इंटरेस्ट नहीं हो। अगर इंटरेस्ट किसी के अंदर है तो सीखा जा सकता है।
उसको सीखना पड़ेगा। मेन एलिमेंट जो है वो ये है दोस्तों कि सीखना पड़ेगा। अच्छा, आपके पास कहानी है लेकिन आपको उसको बताना कैसे वो आपको वो कला वो आनी चाहिए, वो कला आपको आनी पड़ेगी। अच्छा, राइटिंग में पैसा मोटिवेशन होता है, पैसे का मोटिवेशन एक एलिमेंट होता है राइटिंग में। कुछ लोगों को देख करके आजकल बहुत सारे लेखक हैं, वो मोटिवेशन हो सकता है, हालांकि वो एक फॉल्स मोटिवेशन, मुझे लगता है वो होना नहीं चाहिए। कारण मैंने आपको बताया कि 1% वो प्रतिशत एक भी नहीं, इट्स नॉट इवन 1% ऑफ द टोटल लॉट ऑफ द ऑथर्स इन इंडिया हु आर मेकिंग मनी आउट ऑफ दिस प्रोफेशन। चेतन भगत अगर हैं एक राइटर, या उनके जैसे कुछ राइटर हैं जो पैसा कमाते हैं, बिल्कुल, लेकिन वो बहुत ही कम है वो प्रतिशत। अगर आप परसेंटेज कम, परसेंटेज 1% भी नहीं। तो अच्छा, इसी से एक और सवाल निकल के आता है, तो क्या लोगों को राइटिंग करनी है तो वो अपनी जो जॉब कर रहे हैं प्रेजेंटली उसको करते करते राइटिंग करनी चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल, मैं कहता हूँ आप जिस भी प्रोफेशन में, आप टीचर हैं, आप इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, तो आपको लेखन आप कर रहे हैं तो आपको अपनी जॉब तब तक नहीं छोड़नी है जब तक आपके पास कोई ऑल्टरनेटिव ना हो जहां से आप अपनी जीविका चला सकें, या आपकी राइटिंग इतनी बड़ी हो जाए, या फिर आपकी राइटिंग से ही पैसा आना शुरू हो जाए, तो वो अलग बात है। जैसे बहुत सारे लोग बॉलीवुड के लिखना शुरू कर देते हैं, आप बॉलीवुड के लिखना शुरू कर दिया है तो वहां से जो पैसे आ रहे हैं, कम से कम आपके पास इतना पैसा आना चाहिए कि जिससे आपका घर का खर्च चल सके। आप अकेले हैं या परिवार जो भी है, जब तक आपके पास पैसा नहीं आता तो जस्ट बिकॉज कि आपका पैशन है, और ये थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है कि मैंने जॉब छोड़ दिया, तो ये नहीं करना चाहिए। आपको किस चीज की याद क्या चीज आपको करना अच्छा लगता था? जॉब करना, कॉर्पोरेट जॉब अच्छी लगती थी करनी, या राइटिंग करनी अच्छी लगती है? ये इस चीज का आंसर जब मैं जॉब में था तब पूछते तो मैं बिना झिझक के बोलता कि मेरे को लिखना पसंद था और लिखने के लिए मैं कुछ भी छोड़ सकता हूँ। लेकिन बाद में मैंने रियलाइज किया, जब मैंने फ्रीलांस ट्रेनिंग शुरू की तो मुझे रियलाइज हुआ कि जब मेरे पास टाइम कम था लिखने के लिए, मैं जॉब कर रहा था, टाइम कम था, तब उस समय रात में आकर के मैं लिखता था। तो लिखने में मजा आता, मुझे लगता था यार समय कम है नहीं तो मैं और लिख लेता। अब कई बार क्या होता है, जैसे मेरी क्लासेस चल रही हैं, ठीक है मैं बिजी हूँ, जब क्लासेस नहीं है कई बार ऐसा होता है कि 10 दिन का गैप है, कोई क्लास नहीं, तो पूरा दिन मेरे पास है, मैं चाहूँ तो पूरा दिन लिख सकता हूँ, लेकिन तब मैं एक लाइन में नहीं लिख पाता। तो मुझे चीज़ समझ में आई कि लिखने के लिए भी बिजी होना जरूरी। जब तक मैं बिजी नहीं हूँ, मैं फुल्ली फ्री हूँ, मैं एक लाइन नहीं लिख सकता जी। तो यह है मेरे साथ में। और जब मैं बिजी हूँ, 12 घंटे काम कर चुका हूँ, तब मैं 1 घंटा निकाल लूंगा लिखने के लिए, उसमें ज्यादा मजा आता है लिखने। अच्छा, जितने भी कैरेक्टर आपके अभी तक रहे हैं 8 किताबों में, हाँ, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि ये मैं हर राइटर से पूछना चाहता हूँ बिल्कुल, कि वो कहीं ना कहीं वो आप खुद होते हैं, हाँ, या वो कहीं ना कहीं आपने देखे हैं या इमेजिनेशन होते हैं? मैं आपकी बात करूंगा कि जो आपके कैरेक्टर थे, हाँ, उनमें कहीं सरस आजाद का एलिमेंट रहा है या नहीं रहा? बिल्कुल रहा, बल्कि कोई भी लेखक, मैं दावा तो नहीं करूंगा लेकिन अमूमन ऐसा ही होता है, लेखक जितना भी चाहे उसका जो मेन पात्र है उसमें कहीं ना कहीं उसकी खुद की छवि रहेगी। आप चाहे जितना चाहे बचा लें, नहीं हो पाता। हाँ, कोई आपने ऐसा ही कैरेक्टर लिखना शुरू कर दिया जो आपके चरित्र के बिल्कुल ही ऑपोजिट है, तब भी 1 या 2% तो आपके व्यक्तित्व का कुछ ना कुछ इसमें जरूर चला जाए। तो ये है, आप अगर आप मेरी कोई भी किताब उठा के पढ़ेंगे, मुझसे कई बार लोग सवाल पूछते हैं कि भैया आपकी रियल कहानी है। मैं जानता हूँ वो लोग क्यों पूछते हैं, क्योंकि उन्हें उस मुख्य पात्र में मैं दिखाई पड़ता हूँ। हाँ। तो अच्छा, जैसे आप कोई किताब लिखते हैं, अभी हमने इस पर बात भी करी, हाँ, कि कहीं कोई वर्ग या कुछ लोग ऑफेंड ना हो जाए, होते हैं, तो इस चीज का कैसे आप ध्यान रखते हैं व्हाइल राइटिंग द बुक? देखिए, अगर मुझे कहीं पे लग रहा है कि उनका ऑफेंड होना वाजिब है, तब तो मैं ध्यान रखता हूँ। लेकिन मुझे लग रहा है कि कोई मैसेज है, वो मैसेज मुझे समाज को देना है, और उस समाज को मैसेज देने के कारण कुछ लोग मुझसे नाराज हो जाएं, तो फिर उसकी परवाह मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो मैसेज देना है। कई बार ऐसा होता है, जैसा मेरा उपन्यास बहुत चर्चित है, बल्कि आज 8 किताबों में से जो हमारे आसपास के लोग हैं, मुझे आज भी एक ही उपन्यास के कारण जानते हैं, क्योंकि वो हिंदी में है और बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है, राय बरेली रोमांस। कई बार लोग मुझे मिलते हैं और एकदम से पहला शब्द, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक जानने वाले मिले, तो जो पहला शब्द उनसे हाथ लगना जो उन्होंने बोला अपने मुंह से, वो था राय बरेली रोमांस। मैंने कहा भैया आपको आज भी याद है? बोले हाँ यार, क्या उसको कैसे भूल सकता है।
तो कहने का मतलब है कि उस कहानी में एक अंतरजातीय प्रेम कहानी है, तो बहुत सारे लोगों को नापसंद आती है, लेकिन अब मुझे मैसेज देना है तो मुझे इस चीज़ से ऊपर उठना पड़ेगा कि मेरी बात किसको पसंद आ रही, किसको नहीं पसंद आ रही। हाँ, सरस आजाद इमोशनल हैं। मेरे हिसाब से दुनिया में जितने भी आर्टिस्ट, ऐसा कोई आर्टिस्ट नहीं जो इमोशनल ना। कोई मूवी देख रहे हैं, इमोशनल सीन आ गया, रो देते हैं? बहुत रोता, बहुत रोता, बहुत रोता। लास्ट कब रोए थे? बहुत रोता। मैं लास्ट रोया था, कई बार मैं गाने सुनते हुए रो देता हूँ। अगर कोई ऐसी लाइन आ गई तो मुझे रोना आ जाता है, मैं बहुत रोता हूँ। 2019 के बाद से थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल हो गया हूँ, तो ज़्यादा रोना आता है। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? हालांकि जब मैं रोता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कोई मुझे देखे ना, और मैं बचने की कोशिश करता हूँ, लेकिन आ जाता है रोना। लास्ट टाइम कब रोए थे? लास्ट टाइम मेरे ख्याल से अभी जो मुझे याद आ रहा है, अभी फिल्म देखी चंदू चैंपियन, उसको देख के मैं बहुत बहुत रोना आ रहा था। मुझे कई कुछ एक सीन्स थे उसमें बहुत रोना आ रहा था। सरस आजाद का अभी तक की लाइफ में सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा? सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ा अचीवमेंट पर्सनली, प्रोफेशनली? हाँ, कोई भी आप बता सकते हैं, या अलग अलग भी बता सकते हैं, हमारे दर्शक माइंड नहीं करेंगे। तो ये आपके सवाल ने मुझे एक्चुअली संशय में डाल दिया। मुझे सोचना पड़ रहा है कि वाकई कौन सा सबसे बड़ा मेरा अचीवमेंट रहा है, जो मुझे एक्चुअली हो सकता है कुछ अचीवमेंट दुनिया के लिए अचीवमेंट है, बिल्कुल, पर शायद मेरे लिए अचीवमेंट नहीं है, या जो आपके लिए होंगे वो दुनिया के लिए नहीं होंगे। दुनिया के लिए नहीं होंगे। जैसे कई बार लोगों को लगता है कि मूवी के राइट्स बिके तो वो बहुत बड़ा अचीवमेंट है, पर मुझे नहीं लगता। ठीक है, मैंने ये सोच के लिखा ही नहीं था किताब की वो उसके मूवी के राइट्स बिक जाएंगे या मूवी बन जाएगी, तो लगता मैं कुछ लिख पाया, यही शायद मेरा बड़ा अचीवमेंट है। मैं लेखक बना, यही शायद एक बड़ा अचीवमेंट है मुझे लगता है। इसमें थोड़ा सा फक्र भी होता है कि हाँ मैं लिख पा रहा हूँ, तो अच्छा लगता है। और आर्टिस्ट होना अपने आप में ही एक जो है अचीवमेंट और एक प्राउड मोमेंट होता है सबके लिए, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं। कभी कभी खुद की पीठ ठोकने का मन करता है कि हाँ लिख रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ, कुछ क्रिएट कर पा रहा हूँ, क्रिएटिव चीजें करना अच्छा लगता है, तो ये कह सकते हैं कि अचीवमेंट है, मैं लेखक बन सका। बिल्कुल। तो सरस भाई, मैंने कुछ सेक्शन रखे हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहला सेक्शन जो है हमारा रिएक्शन क्वेश्चन है। रिएक्शन क्वेश्चन। हाँ, आपको रिएक्शन देने, आप चाहे तो वन वर्ड भी कर सकते हैं या इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो पहला होगा मेरा इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी ब्यूटीफुल बट इट नीड्स अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इंडियन पॉलिटिक्स डर्टी। बॉलीवुड बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है। ये मेरा रिएक्शन। वाइट ब्लाउज, अ स्टोरी ऑफ लव एंड बिट्रेयल। थ्री इडियट्स। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर किसी में एक इडियट छुपा हुआ। रायबरेली रोमांस, जिसने मुझे अपने लोगों के बीच में एक पहचान दी, पॉपुलर किया। टू स्टेट्स, अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी बिटवीन टू पीपल हु कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। घनश्याम शास्त्री। आज के जमाने का ब्योमकेश बख्शी। कश्मीर फाइल्स। डिस्टर्बिंग। राहुल गांधी पहले से बहुत इंप्रूव कर गया। भगवा, हिंदुस्तान की पहचान। पॉर्न, लोगों का दिमाग खराब करती है। मास्टरबेशन। एक सवाल तो काफी प्रोवोकिंग है। मुझे लगता है कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, सेक्स एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीपिका पादुकोण मुझे कभी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। नरेंद्र मोदी, एक ऐसा नेता जिसकी हिंदुस्तान को बहुत सख्त जरूरत थी, और मुझे लगता है कि अभी जरूरत है उनकी। सोशल मीडिया बहुत सारा झूठ। इंस्टाग्राम, उससे भी बड़ा झूठ। यूट्यूब
बहुत सारे पर्पस के लिए यूज किया जा सकता है। मुझे लगता है एजुकेशन, पीपल कैन यूज दिस प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेशन, टू एजुकेट देमसेल्व्स। OTT प्लेटफॉर्म्स, वेस्ट ऑफ टाइम, क्रिकेट, दैट यूनाइट्स द होल नेशन। बुक्स, हर किसी को पढ़नी चाहिए। अरविंद केजरीवाल, डिजास्टर, यूथ डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल फोन, कपिल शर्मा, टाइम इज गॉन, SRK, एवरग्रीन, सलमान खान, टाइम इज गॉन, अनफॉर्चुनेटली, उर्फी जावेद, नॉनसेंस, चैंपियन ट्रॉफी 2025। बहुत समय के बाद बहुत मजा आया क्रिकेट देखने। योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ, मैं पसंद करता हूं उनको, बट नॉट मोर देन नरेंद्र मोदी। सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर मेरे ख्याल से हमारे बचपन में जिसमें हमारी जान बसती थी। विनोद कांबली, अगर किसी को ये सीखना है कि खुद को बर्बाद कैसे किया जाए तो विनोद कांबली से सबक ले सकता है। सुशांत सिंह राजपूत, सुशांत सिंह राजपूत, आज भी लोग डिप्रेशन को समझते नहीं। मुझे लगता है कि सोसाइटी को समझने की जरूरत है कि क्लिनिकल डिप्रेशन एक ऐसी स्टेज है जिसके बारे में लोगों को एजुकेट करने की जरूरत है। मैं आपको राहुल भाई एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत सारे लोग समाज में डिप्रेशन से गुजर रहे हैं लेकिन लोगों को पता ही नहीं कि वो असल में बीमारी क्या है। सुशांत सिंह राजपूत मेरे ख्याल से गलत संगति में थे और ही कुड हैव सर्वाइव गिवन दैट अगर उनके पास कोई ऐसा व्यक्ति होता जो जिसको वाकई में उसकी फिक्र होती तो वो आज भी हमारे बीच में होता। मैंने इससे पहले आपसे दो चीज पूछी, सचिन और कांबली, दोनों में ऐसी क्या वजह थी? दोनों के एक गुरु, पर एक कहाँ पे और एक कहाँ पे? बिल्कुल। मैं एक सेंटेंस में जानना चाहूंगा कि दोनों में क्या फर्क था? डिसिप्लिन। आखिरी इस सेक्शन का, टू योडो इंडिया न्यूज नेटवर्क बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उन 9 में, और जितना सारा काम कर पा रहा है ये चैनल वो एक्सेप्शनल है। हालांकि एक चीज है जो मेरे ख्याल से जो मेरे दिमाग में पहली बार आई थी और तमाम सारे लोगों के बीच में आती है, दिमाग में आती होगी, ये आप मेरे ख्याल से आप बताएं भी इस चैनल के जरिए से कि टू यू डू इंडिया ये क्या एब्रीविएशन है, इसके पीछे की कहानी क्या है? ये नाम थोड़ा सा डिफरेंट है और कई बार लोग शायद नहीं समझ पाते हैं, तो आप थोड़ा बताएं कि एक्चुअली क्या हुआ था सरस भाई। हाँ, कि लॉकडाउन लगा था जी, लोग जो है घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। हाँ, तो हमने सोचा कि हमारे आसपास जो है बहुत सारी चीजें थी जो अवेलेबल हो जा रही थी, तो हमको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। हाँ, मैं अपनी पर्सनल बात कर रहा हूं। जी। तो मैंने सोचा कि कुछ एक इस बीच में एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जो हम बहुत बड़ी बड़ी चीज नहीं, लेकिन हाँ बेसिक नीड वाली चीज हम लोगों तक पहुंचा सके जहां तक हमारी रीच है। हाँ। तो अब सोचा कि यार नाम कुछ रखना पड़ेगा। अब नाम सोचते रहे, मुझे 4 बज गया रात में, नहीं आया, फिर मैं सो गया। अगली रात को फिर सोचने के लिए बैठा, तो दिमाग में आया कि यार हम काम एक ऐसा कर रहे हैं कि हम कोई भी चीज लोगों के घर तक पहुंचा रहे हैं, मतलब उनके डोर तक, यानी टू योर डोर तक, टू योर डोर। तो हमारा अब नाम क्या सोचे, ये तो चलो टैगलाइन हो गई। हाँ। तो अचानक से मैं बार बार ये बोल रहा था टू योर डोर, टू योर डोर, टू योर डोर। तो अगर टू योर डोर को जल्दी बोलो तो टू योर डोर आता है। तो इस वजह से एक्चुअली ये न्यूज का कॉन्सेप्ट नहीं था मेरा। हाँ। ये था कि मैं लोगों तक अपने लोकल जो दुकानदार हैं वहां तक पहुंच सकते, वो उनसे सामान लेकर और अपने उन्नाव, लखनऊ, कानपुर तक पहुंचाता। पर तो दर्शकों आप ये समझ लें कि टू यू डो का मतलब है टू योर डोर, आपके घर तक जानकारी लेकर के राहुल भाई आ रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा पॉडकास्ट देखने के बाद आप जरूर सब्सक्राइब करें चैनल को। नहीं, बिल्कुल, थैंक यू। तो ये कॉन्सेप्ट था इसमें। तो फिर वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन हाँ न्यूज को बहुत ही अच्छे से और बहुत प्यार से एक्सेप्ट करा और अभी चल रहा है आप लोग। चलो भाई हम अगले अपने सेक्शन में चलते हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। ठीक है। तो आपको जल्दी जवाब देने पड़ेंगे। ठीक है। तो पहला मेरा रहेगा फेवरेट बुक, फ्रेंड टू पाकिस्तान। फेवरेट ऑथर, आचार्य रजनीश। फेवरेट एक्टर,
आमिर खान का नाम दिमाग में आता है। एक्ट्रेस? एक्ट्रेस श्रीदेवी। कभी कोई टीचर क्रश रहा है आपका? टीचर क्रश नहीं रहा है, कारण उसका था कि फीमेल टीचर ज़्यादा रही नहीं है कभी भी, तो इसलिए क्रश वाली नौबत नहीं आ पाई। और इंजीनियरिंग में? इंजीनियरिंग में भी नहीं रहा इतना। चलिए, तो अगला है कि रीसेंट क्रश है कोई आपका? रीसेंट क्रश है मेरा, और मुझे बहुत पसंद आती है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। बॉलीवुड एक्टर है, मैं नाम ले लूंगा, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। मृणाल ठाकुर मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो मोस्ट अंडररेटेड राइटर या ऑथर इन इंडिया? सरस आजाद। ऑन अ सीरियस नोट। अच्छा, विच राइटर इन्फ्लुएंस यू द मोस्ट? मुझे खुशवंत सिंह के लेखन एक ही नाम मेरे दिमाग में है, जो कहीं ना कहीं मैं वही सोच रहा था, सादत हसन मंटो। ये एक ऐसे लेखक हैं जिनका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। अच्छा, और उसकी वजह है, थोड़ा सा मैं टाइम लूंगा इसमें। जी बिल्कुल। उसकी वजह है कि महिलाओं के बारे में जितना सादत हसन मंटो ने लिखा है, मुझे नहीं लगता, यह हो सकता है मैंने पढ़ा ना हो, ये दावा तो मैं नहीं करूंगा, लेकिन जितना मैंने पढ़ा मुझे लगता है कि जितनी मुखरता से आवाज़ सादत हसन मंटो ने उठाई है महिलाओं के लिए, उतना शायद किसी ने। अच्छा, उनके कुछ एक कथन बड़े पॉपुलर रहे हैं। वो एक फिल्म भी आई थी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने काम किया था, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा भी था कि उनके जीवन का एक ड्रीम रोल था जो वो करना चाहते थे, और अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि उनको ये रोल करने को मिला। वो कहते थे सादत हसन मंटो, क्योंकि उनके पास कई बार ना अश्लीलता के इल्जाम लगते थे। अच्छा, कई बार उनकी लेखनी पे केसेस हुए, और वो एक बात कहते थे हमेशा जज के सामने, उन्होंने कहा था कि अगर आपको मेरी कहानियां अश्लील लगती हैं तो जिस समाज में आप रहते हैं वो समाज अश्लील। अच्छा, अगर सरस आजाद आईटी प्रोफेशनल नहीं होते या राइटर नहीं होते तो क्या होते? आर्टिस्ट होता। किस तरीके का आर्टिस्ट होता मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आर्टिस्ट होता। मैंने स्केचिंग में बहुत करी है, स्केचिंग में बहुत इंटरेस्ट था मुझे, आज भी स्केचिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो शायद मैं एक पेंटर होता। चलिए, अगला सवाल मेरा ये रहेगा कि जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री है उसमें आपके हिसाब से सबसे अनएथिकल चीज क्या होती है? सबसे अनएथिकल चीज पब्लिशिंग इंडस्ट्री में ये है कि जो पब्लिशर्स हैं, ज्यादातर की बात करूंगा मैं, अपवाद हर जगह होते हैं, यहाँ पर भी हैं, जितने भी लेखक हैं, नए लेखक हैं, खास करके नए नए लड़के आ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पब्लिशर की नज़र में ये सारे, आप जैसे ये कहते हैं कि आपने कुछ लिखने जा रहे हैं, आपने कोई किताब लिखी है और मैं पब्लिशर हूँ, तो मेरे लिए आप एक शिकार की तरीके से, तो पब्लिशर जितने भी हैं वो नए राइटर्स को एक शिकार की तरीके से देखते हैं, उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, मॉनेटरीली एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनसे पैसे लिए जाते हैं, और भी तरीके से जो वादे उनसे किए जाते हैं कि भाई हम किताब पब्लिश करेंगे और फला चीज़ें कर देंगे किताब के साथ में। अगर वो 10 चीज़ें कह रहे हैं तो शायद उसमें 1 या 2 ही पूरी हो पाती हैं, 7 से 8 चीज़ें पूरी नहीं हो पाती। तो एक्सप्लॉइटेशन जो है ये बहुत ही अनएथिकल है, जो कि पब्लिशर्स के द्वारा किया जा रहा है। अब आप बताइएगा ये सही है कि गलत? मैंने अक्सर सुना है ये कि जो बेस्ट सेलर होती हैं, बहुत सारे पब्लिशर ऐसे होते हैं, मैं सबकी बात नहीं करता, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं कि जो मैनिपुलेट कर देते हैं कि जो किताब कम बिकी है उसको बेस्ट सेलर बता देंगे, तो लोग आजकल आप सोशल मीडिया उठा लें, लेखों को देख लें, तो 100 में से आपको 90 लेखक ऐसे मिल जाएंगे, या तो जिनके बायोडेटा में लिखा होगा बेस्ट सेलर लेखक, या उनकी हर किताब बेस्ट सेलर होती है। तो ये है, देखिए कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई पैमाना नहीं, कोई चेक नहीं करना। अगर मैं भी क्लेम कर दूं कि भाई व्हाइट ब्लाउज बेस्ट सेलर हो गई है, तो किसी के पास कोई पैमाना नहीं कि तय कर सके, मेरे और पब्लिशर के अलावा ये कोई नहीं जान सकता है कि एक्चुअली में किताब बेस्ट सेलर है या नहीं। तो ये एक फेक है, लोग करते हैं। और लेकिन अगर मुझे लगता है किसी को करके खुशी मिल रही है, अंदर तो वो जान ही रहा है कितनी कॉपियां बिकी हैं, बेस्ट सेलर है, बेवकूफ बना रहा है, तो ठीक है। अगर किसी को बेवकूफ बनाने में मजा आ रहा है तो वो कर सकता है। अभी तक आपने जो भी किताबें लिखी हैं, कोई एक ऐसी किताब होगी या है जिसको लिखने के बाद आपको एक डाउट हुआ, यार मैंने सही लिखी है? कभी कोई डाउट आया? हाँ, एक किताब है मेरी कैफे रामपुर, वो लिखने के बाद मुझे डाउट हुआ था कि मुझे नहीं पता कि ये लोगों को पसंद आएगी या नहीं आएगी। हालांकि लोगों को पसंद आई थी, क्योंकि वो कहानी ऐसी थी, उसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, लेकिन इमोशंस भर भर के, उसमें फ्रेंडशिप के इमोशंस हैं, प्रेम के इमोशंस हैं, लेकिन कहानी बहुत ही प्लेन।
मतलब बहुत सारा ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं। तो मुझे लगा था यार ये तो बहुत ही प्लेन सी कहानी, पता नहीं पसंद आए किसी को ना पसंद आए, लेकिन मुझे लगता है कि बड़ी प्यारी सी कहानी है, आप पढ़ेंगे तो मजा आता है, किसी को भी मजा आता है कहानी। बुक को सेल करने में एज ए राइटर मैं पूछ रहा हूँ, नॉट एज ए पब्लिशर, हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रमोशन। किसी भी बुक को भी आप एक प्रोडक्ट के नज़रिए से देखें, आपका प्रोडक्ट है, उसको आपको मार्केट में बेचना है, तो आप जितना ज़्यादा प्रमोट कर ले जाएं। कई बार प्रमोशंस डिसीविंग भी हो सकते हैं, लेकिन वो भी काम कर जाते हैं। हालांकि बाद में कंटेंट ही ऐसी चीज़ है जो टिकेगी मार्केट में, लेकिन शुरुआती दौर में कई बार आप जो है मार्केटिंग की ट्रिक्स होती हैं बहुत सारी, वो करके आप अपने प्रोडक्ट को जितना दिखा सके पाठकों को, उतनी पॉसिबिलिटी बनेगी कि लोग उसको खरीदें। जितनी बार आप कोई चीज़ ना एडवर्टाइजिंग करते हैं आप, जितनी ज़्यादा बार दिखाएंगे, कोई चीज़ आपको 100 बार दिखा दी जाए, दिन में 10 बार, वो मैनिपुलेशन हो जाता तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि यार एक बार ट्राई करते हैं। तो वो चीज़ है मार्केटिंग। है। अभी तक जो भी आपने बुक्स लिखी हैं 8, हाँ, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसको लिख के आपको महसूस हुआ? मुझे लगता है मैडली इन लव लिखने के बाद मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन मिला। अच्छा, बुक में जब हम राइटर होते हैं तो हमारा एक जॉनर होता है। जॉनर कितना इंपॉर्टेंट होता है राइटर के लिए? क्योंकि आप सारी चीजें नहीं लिख सकते, आप थ्रिलर भी नहीं लिख सकते, रोमांस भी नहीं लिख सकते, पोएटिक भी नहीं लिख सकते। तो ये कितना इंपॉर्टेंट होता है व्हाइल यू आर ट्राइंग टू बिकम अ राइटर? हर किसी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। किसी की महारत हो सकती है कि थ्रिलर लिखने में, किसी की महारत हो सकती है कि लव स्टोरी लिखने में। तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि आपको सबसे ज़्यादा क्या लिखने में मज़ा आ। दो चीज़ें होती हैं, दो तरीके से लेखन करते हैं लोग बात। तो मार्केट में अभी क्या चल रहा है, अच्छा अभी थ्रिलर चल रहा है तो मैं एक थ्रिलर लिख लेता हूँ। एक साल बाद अच्छा अभी मार्केट में प्रेम कहानी चल रही, लव स्टोरी चल रही, मैं लव स्टोरी लिख लेता हूँ। वैसा मत करिए, आपको जो लिखने में मज़ा आ रहा है, आप जो अच्छे से लिख सकते हैं वो लिखना चाहिए मेरे ख्याल से। शार्क टैंक में फेवरेट शार्क कौन सा है आपका? फेवरेट शार्क मुझे पीयूष बंसल काफ़ी पसंद है। सरस आजाद का निकनेम? आज़ादी मेरा निकनेम था, जिसको मैंने सिंह हटा करके सरनेम बना दिया। अच्छा, तो देखो एक आप लोग को एक और नई चीज पता चली। सरस सिंह नाम था इनका, लेकिन इन्होंने आजाद लगा लिया। वेरी गुड। तो फेवरेट प्लेस कौन सी है आपकी? फेवरेट प्लेस शहर में, मतलब कैसी फेवरेट? कहीं की भी फेवरेट प्लेस। मुझे घर काफ़ी पसंद आता है। अपना घर? अपना घर। टी कॉफी? कॉफी। पराठा और छोले भटूरे? पराठा। आप क्या टेकी हैं? नो, बिल्कुल नहीं। मैंने बीटेक किया हुआ है, मैं कॉर्पोरेट में ट्रेनिंग देता हूँ, मैंने एप्लीकेशंस बनाए हैं जावा में, उसके बावजूद मैं शायद उतना टेकी नहीं। चलिए, तो यहाँ पे ये हमारा सेक्शन खत्म होता है। अब तीसरे सेक्शन में आते हैं, यस या नो। ओके, ठीक है। तीसरा कोई ऑप्शन है यस नो के? नहीं, बस नो, केवल यस या नो। यस या नो, और मुझे सारे जवाब देने हैं? हाँ। ओके। नहीं, अगर आप चाहें तो पास भी कर सकते। ठीक, ये मैंने आपको एक कोशिश करूंगा कि मैं सारे जवाब दे सकूं। बॉलीवुड में नेपोटिज्म है? हर जगह है, मतलब सिर्फ यस नो में देना है। यस। आपने कभी किसी को बुली किया है? नो। आपने कभी किसी को चीट किया है? यस। एनिवर्सरी आप कभी भूले हैं अपनी? यस। अभी एक कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको जवाब यस नो में देना। संबल की वहाँ के सीईओ जो अनुज चौधरी हैं, उन्होंने एक बयान दिया था जिस पर काफी बवाल हुआ। आप उससे सहमत हैं या नहीं? बयान क्या है, मुझे बयान बताइए। बयान ये है कि जुम्मा जो होता है, फ्राइडे, वो साल में 52 बार आता है। होली एक बार आती है। अगर आपको नहीं पसंद आ रही तो आप अपने घर में बैठिए, निकलने की जरूरत नहीं। ये तो यार थोड़ा सा मुझे लगता है यस नो में जवाब तो मैं दे दूंगा, यस नो में बाद में यस नो कर दूंगा। थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी जी कि मेरे ख्याल से कई जगह पे न्यूज़ अभी चल रही है कि एक कॉमन कंक्लूजन ये निकाला है कि नमाज को थोड़ा शिफ्ट किया जाए। होली का जो टाइम उस समय तो संबल में शिफ्ट हो गया, उन्होंने मुझे लगता है हाँ हो गया है और होना भी चाहिए। हाँ, 2 बजे उन्होंने कर दिया। होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। नमाज शिफ्ट की जा सकती है, और चूंकि होली जुमे की नमाज, फिर वही तर्क आता है
यहाँ पर बात ये नहीं है कि हम अपने आप को सुपीरियर दिखा रहे हैं या इम्पोज करना है, बात ये है अंडरस्टैंडिंग की बात। मेरे ख्याल से मुस्लिम समुदाय ने भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, तो बड़ी तारीफ की बात है, ठीक है। लेकिन सरस भाई एक और जो है आज खबर आई थी कि संभल में जितनी भी मस्जिद है, हाँ, उनको सबको ढक दिया गया। ढक दिया गया? हाँ, उनको एक हाइट तक उसमें तिरपाल लगा दिया गया। रंग में लगे इस कारण से? हाँ। अब अगर रंग से इतनी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम कैसे कहेंगे कि भाई भाईचारा है या ये? भाई अगर रंग खेला जा रहा है, अगर आपकी दीवार में लग भी गया, छिट्टे पड़ भी गए, तो उससे इतनी प्रॉब्लम क्यों? अब देखिए, ये तो वही लोग बता सकते हैं कि इतनी प्रॉब्लम क्यों है। हालांकि इतनी समझ तो हिंदुओं में भी होनी चाहिए कि जहाँ मस्जिद है उसको थोड़ा सा दूर खेला जाए। देखिए, कोशिश दोनों तरफ से ये होनी चाहिए, चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो, कि आप अननेसेसरी किसी को कष्ट क्यों दें। तो हिंदू समाज इतना समझदार होना चाहिए कि भाई मस्जिद से दूर खेले, और मुस्लिम समाज ने अगर तिरपाल लगा लिया तो अब इसमें मैं क्या ही कमेंट करूं। मुझे लगता है कि ठीक है, उन्होंने अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगा लिया, तो अब मैं ये तो नहीं कह सकता उन्होंने गलत किया है। ठीक है, लगा लिया तो क्या किया सकता है इसमें? बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमारा एक और सेक्शन खत्म होता है। अब हम आते हैं सरस भाई अपने लास्ट सेक्शन। जी। और यहाँ जैसे पहले आपको यस नो चूज करना था, यहाँ आपको जो भी मैं ऑप्शन दूंगा उसमें एक ऑप्शन चूज करना। बिल्कुल। और इसमें आप पास नहीं कर सकते। ठीक है। तो पहला है एंड्रॉइड या iOS। एंड्रॉइड। अगर आप चाहें तो रीजन भी दे सकते हैं। हाँ, मैं एक्चुअली बता दूं, मैंने ये आंसर दिया है। हालांकि अभी मैं iOS यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कई बार लगता है कि एंड्रॉइड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें यूजर फ्रेंडली ज्यादा है एंड्रॉइड में मुकाबले iOS। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया? साउथ इंडिया। उसके कई सारे रीजंस। एक तो सबसे पहला रीजन जो मुझे समझ आता है वो क्लाइमेट, और साउथ इंडिया को चूज करने का एक कारण है पॉलिटिक्स ज्यादा है नॉर्थ इंडिया में, और चूंकि मैं थोड़ा पॉलिटिक्स मुझे इतनी पसंद नहीं आती, तो एक दूसरा कारण है पॉलिटिक्स। अच्छा, नॉर्थ सिनेमा बॉलीवुड, साउथ सिनेमा? नॉर्थ सिनेमा बॉलीवुड, विदाउट एनी डाउट। क्यों बॉलीवुड? देखिए, साउथ सिनेमा अभी ज्यादातर जो सिनेमा बन रहा है उसमें ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं, ऐसा लगता है कि लोग थिएटर जाते हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए जा रहे हैं, कि रियल लाइफ में तो एक आदमी 50 आदमियों से भिड़ नहीं सकता, लेकिन वहां पर जो हीरो भिड़ रहा है 50 के, आज मुझे लगता है 5000 लोगों से भी बढ़ा जा रहा है। तो वो एक ऐसी हाइपोथेटिकल चीजें दिखाई जा रही हैं जिससे मैं कनेक्ट नहीं कर पाता हूँ। बॉलीवुड अभी बुरे दौर से गुजर रहा है, मैंने कहा था बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। कि बॉलीवुड में बहुत ज्यादा फिल्में जो बनाई जाती हैं वो इमोशंस के ऊपर बनाई जाती है, वो चाहे फ्रेंडशिप के इमोशंस हो, फैमिली के इमोशंस हो, रिवेंज वाले इमोशंस हो, लेकिन ज्यादातर जो कंटेंट है वो इमोशंस बेस्ड है, और आर्टिस्ट आदमी हमेशा इमोशन की तरफ जाता है। इसलिए चलिए, बियर्ड या क्लीन शेव? और मैंने ये सवाल क्यों पूछा ये भी बता देता हूँ आपको। हाँ, अभी आपने कुछ दिन पहले अपने सोशल मीडिया में डाला था कि बिना दाढ़ी के कैसा लग रहा हूँ, कुछ ऐसा आपने लिखा था। अच्छा, मुझे लगता है बियर्ड। इसलिए नहीं, क्यों वैसे आपने क्यों चुना? नहीं, क्योंकि बियर्ड मुझे पसंद है। हाँ, आपको पसंद है, ओके। बियर्ड मुझे पसंद है, ठीक है। अभी मैंने बियर्ड नहीं रखी है, उसके पीछे कारण बता दूं। अभी मेरे बियर्ड के हेयर इतने ग्रे हो गए हैं कि अगर उनको रखूं तो शायद मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़ा दिखूंगा, और इस कारण से मेरे भी होने लगे, अब दिखने लगे। तो जब तक आपके हैं ब्लैक ज्यादा, तब तक आप बियर्ड रख लीजिए, फिर एक समय आएगा कि शायद रखने में परेशानी। चलिए, बुक इन इंग्लिश और बुक इन हिंदी? बुक इन हिंदी। ओके। लव या मनी? लव। प्यार या मनी? लव। फेम या मनी? फेम या मनी? मेरे ख्याल से मनी, अगर फेम है तो बाई प्रोडक्ट हो ही जाता है। नहीं, आपको एक चुनना। हाँ, एक चुनना है ना। फेम। बीजेपी और कांग्रेस? बीजेपी, विदाउट एनी डाउट। मोदी या राहुल? मोदी या केजरीवाल? मोदी। अभी एक सरस भाई एक कंट्रोवर्सी हुई थी, इंडिया गॉट टैलेंट, हमने भी उसमें आवाज उठाई थी और मुखर तरीके से उठाई थी। मैंने आपका एपिसोड देखा हूँ। जी। तो मेरा सवाल ये रहेगा कि मेन कल्प्रेट आप किसको मानते हैं? समय रैना को मानते हैं या रणवीर अलाहाबादिया को मानते हैं? समय रैना। रीजन? सारा बखेड़ा, सारा सेटअप तो समय रैना का ही है। ये आज नहीं तो कल होना ही था। हालांकि रणवीर अलाहाबादिया ने जो कुछ भी कहा वो एक्सट्रीम था इस शो को। ये ऐसी बात थी जो पूरे समाज को दूषित करने वाली बात है, जो अनएक्सेप्टेबल है, शायद एक्सेप्टेबल होनी भी नहीं चाहिए।
जो भी हंगामा खड़ा हुआ है मैं उसको जायज मानता हूँ कि होना ही चाहिए था। लेकिन अगर आप शमय रैना के इसी इंडियाज गॉट टैलेंट के बाकी एपिसोड्स भी देख लें तो वहाँ कोई भजन की और अच्छी बातें नहीं हो रही है, वहाँ सब ऐसी बातें हो रही हैं। रणवीर अलाहाबादिया इसमें फंस गए कि उन्होंने ऐसी बात बोल दी जो शायद एक बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंच गई। हाँ, उसको और ऊपर तक ले एकदम नेक्स्ट लेवल लेके चले गए, जहां से पूरा ये हंगामा खड़ा हो गया, ये बम फट गया। बिल्कुल। तो ज्वालामुखी तो पूरा तैयार कर दिया था, समय रैना पहले से ही तैयार कर रखा था, बस उसमें जो आखिरी जो कहना चाहिए जो चिंगारी जो गिरी है वो रणवीर अलाहाबादिया के हाथों से गिरी है, लेकिन जो पूरा ज्वालामुखी जो पूरा खड़ा किया था वो समय रैना। इसलिए समय रैना, हालांकि मुझे कई बार बहुत आश्चर्य होता है कि समय रैना जितने पतली गली से निकल गए हैं इस पूरे मुद्दे पे, निकलना नहीं चाहिए समय रैना। समय रैना इज द बिगर कल्प्रिट। रणवीर अलाहाबादिया तो एक एपिसोड में है, एक एपिसोड समय रैना का एपिसोड है पूरा। बिल्कुल सहमत है पूरा, बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। चलिए, तो जिम या योगा? जिम। क्यों? क्योंकि जिम मैं कर रहा हूँ, योगा इतना ज्यादा मैंने किया नहीं है। हालांकि मुझे लगता है कि आइडियली योगा इज बेटर देन जिम, बट चूंकि मैं कर रहा हूँ जिम तो इसलिए मुझे लगता है कि जिम बेहतर है। स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, एक ही चुनना है? हाँ, फ्रेंड तो फ्रेंड है मेरे ख्याल से, बट कॉलेज फ्रेंड्स। कॉलेज। सरस भाई, मेरा आज का आखिरी सवाल इस पॉडकास्ट का, एक चूज करना है आपको, सरस सिंह या सरस आजाद? सरस आजाद। रीजन? देखिए, मेरी जब उपन्यास आ रहा था रायबरेली रोमांस, जो कि एक संदेश था समाज को, जाति व्यवस्था को लेकर, और राहुल भाई आप चाहे माने या ना माने, और हिंदू समाज में सबसे ये जो जाति व्यवस्था है, ये हिंदू समाज को सबसे ज्यादा अगर नीचे खींचने का काम करती है तो ये व्यवस्था मेरी नज़र में, लोगों के विचार भिन्न हो सकते हैं, क्योंकि इस व्यवस्था के कारण बहुत सारे दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं समाज को, और ये एक माइनस पॉइंट मुझे लगता है, इससे आगे बढ़ना चाहिए समाज को। तो रायबरेली रोमांस ऐसी कहानी है जो इस व्यवस्था के खिलाफ एक संदेश देती है। तो मुझे लगा कि यार किताब छप रही है और रायबरेली रोमांस ऊपर लिखा हुआ, नीचे लेखक का नाम सरस सिंह लिखा हुआ, मैं कहा बात कुछ हजम, मतलब मुझे खुद मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा था अपना। तो मैंने सोचा कि यार मन में तो वैसे भी भावना नहीं थी वैसी कि कोई कुछ लोग ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, सब कभी नहीं था बचपन से। तो मैंने सोचा कि इस सरनेम को हटा देते हैं, सिंह हटा देते हैं और कोई सरनेम ले लेते हैं। तो सरनेम, मेरा घर का नाम आजाद है एक्चुअली में। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को। तो उसी सरनेम को, घर के नाम को, आजाद को मैंने अपना सरनेम बना दिया, और फिर तब से सरस आजाद हो गया। ऑफिशियली आज भी मेरा नाम सरस कुमार सिंह है, वो ऑफिशियली मैंने चेंज नहीं कराया था, लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत नहीं है सिंह ना। ठीक है, आपकी थॉट ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल, कि हमारा क्या मन है, हमारे इंटेंशन अच्छे होने चाहिए। तो इसी नोट पे दोस्तों आज का पॉडकास्ट यहाँ पे खत्म होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा सरस भाई को, ये आए, इन्होंने अपने विचार रखे, जर्नी बताई, बहुत सारी जानकारी दी जो हमें पता थी या जो हमें नहीं पता थी, और जो आने वाले राइटर हैं या नए राइटर हैं उनको भी थोड़ा बहुत गाइड किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सरस भाई। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल भाई, आपको भी आपके चैनल के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा काम करते रहें, उन्नाव का नाम रोशन करते रहें। बिल्कुल, बहुत जरूरत है उन्नाव को आप जैसे लोगों। बिल्कुल, थैंक यू। और जाते जाते कुछ हमारे दर्शकों के लिए अगर आप कहना चाहें। दर्शकों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप पॉजिटिव माइंडसेट लेकर के चलें। समाज में इस समय पता है नफरत का कारोबार बहुत ज्यादा होता है। मैं देखता हूँ सोशल मीडिया आप उठा लें, अखबार उठा लें, तो चारों तरफ आपको क्राइम, हेट स्पीचेस, हर जगह पे आपको नफरती बयानबाजियां, ये सब दिख जाएगा आपको। तो मेरा मानना है कि ये दुनिया चलती है मोहब्बत करने वालों से, और भगवान के भी सबसे नजदीक जाने का एक ही जरिया है, वो मोहब्बत का रास्ता है जो आपको भगवान तक लेके जाता है। भगवान, अल्लाह, गॉड, जो भी कहते हैं आप, उस तक जाने का रास्ता है मोहब्बत का रास्ता। तो नफरत का रास्ता लेकर के आप चलो और सोचो भगवान तक पहुंचोगे तो वो कभी होगा। तो दोस्तों इसी नोट पे आज का ये एपिसोड खत्म करते हैं बदकही का। हम आपसे फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।